ये जो फरहान मलिक हैं, क्या ये मुख्तलिफ हैं जो फरहान मलिक गिरफ्तारी से पहले? लेकिन जब मैं एफआईए सेंटर गया और उन्होंने मुझे बोला फरहान भाई हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, तो अगले 5 मिनट में राबिया मेरी पूरी जिंदगी की प्रायोरिटीज रीअरेंज हो गई। मतलब मैं इस वजह से रिग्रेट करूं कि शायद मैं मारा जाऊंगा, मर तो वैसे भी जाएंगे राबिया। कॉम्प्रोमाइज करने वाले क्या हमेशा जिंदा रहते हैं। इसी जेल में नवाज शरीफ भी रहे, हाँ, इसी जेल में जरदारी साहब भी रहे। बिल्कुल। तो वहाँ का एक बंदा है, उसका नाम है राशिद चिंगारी, उसने मुझे सबकी कहानियां सुनाई और मेरी मेरी बीवी और मेरी बेटी ने रोना शुरू हो गया। एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, इज्जत, जिल्लत, रिस्क, जिंदगी, मौत, ये आपके हाथ में नहीं है। डू थिंक इमरान खान को डील कर लेनी चाहिए और क्या वो करेंगे? सुनने में आ रहा है कि इमरान खान शायद इन सब लोगों से टफेस्ट जेल गुजार रहे हैं। सना यूसुफ वाला भी Yes. जो केस हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज ये तो यूथ को टारगेट कर रही होती है, एक तरफ मेल होता है, एक तरफ फीमेल। मतलब आपकी एक इंटाइटलमेंट है यहाँ की, आप समझते हैं मेरा हक ही है और आपकी अहलियत है यहाँ की, तो गैप आ गया ना। फिर ये सारे क्राइम्स उस गैप में हो रहे होते हैं। इलेक्शंस चोरी होते रहेंगे, सलमान फारूकी आते रहेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है राबिया? प्रिंसिपल एक है, मैं ताकतवर हूँ, मैं जो चाहे करूँ। कहाँ है ये यूथ? कौन सी यूथ है जो टैलेंटेड है? वाकई हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। शोबिज में नहीं है, पॉलिटिक्स में देख लें आप, कोई नजर नहीं आ रहा आपको। क्रिकेट आपके सामने है, रिलीजन आपके यहाँ सबसे ज्यादा मदारिस हैं, कौन से थॉट लीडर्स पैदा हो रहे हैं आपके पास? रफ्तार का कंपटीशन कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज के मेरे मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जिनके लिए कहना गलत नहीं होगा दैट ही इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स ऑफ न्यूज़ मीडिया। बिहाइंड द स्क्रीन रह के तो उन्होंने मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया पे बड़ा काम किया है और अपने आप को बड़ी कामयाबी से जो है वो डिजिटल पे भी ट्रांजिशन किया और अपनी एक यूनिक प्रेजेंस जो है वो इन्होंने मनवाई है। जो लोग इनको जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि ये थ्रू आउट हिज करियर इन्होंने बड़ा लो प्रोफाइल रहने की कोशिश की, बिहाइंड द स्क्रीन रह के अपना काम जो है वो बड़ी लगन से किया, लेकिन फिर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या न्यूज़ मीडिया, क्या जर्नलिस्ट, क्या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, फ्रेंड्स, फैमिली, सब जो है वो इनकी सपोर्ट में निकल आए और फिर ये ना लो की रह सके बेचारे और ना जो है वो लो प्रोफाइल रह सके। इनका जो वास्ट एक्सपीरियंस है न्यूज़ मीडिया के साथ और इनकी अपनी जो जर्नी है वो एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। सो आप जो है वो हमारे साथ रहें। आई एम श्योर यू डोंट वांट टू मिस दिस कॉन्वर्सेशन। बात करते हैं फाउंडर ऑफ रफ्तार फरहान मलिक से। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। अस्सलाम राबिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आई नो यू आर अ वेरी बिजी पर्सन, कंटेंट क्रिएशन जो है आप वो दिन रात जो है वो इसमें लगे रहते हैं। शुरुआत जो है वो मैं आपके साथ आज से करूंगी। ये जो फरहान मलिक हैं, क्या ये मुख्तलिफ हैं जो फरहान मलिक गिरफ्तारी से पहले थे? यू हैव नोन मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आप काफ़ी अरसे से मुझे जानती हैं। और इस सवाल का बड़ा सादा सा जवाब है। को 25 साल के बाद आदमी बदलता नहीं है, वो 19-20 ही होता है, वो वैसा ही रहता है। तो मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसे पहले था, बिल्कुल वैसे ही हूँ। बिल्कुल वैसे हाँ, ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी बड़ा इवेंट हमारी ज़िंदगी में होता है, ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ, तो उसमें ये होता है कि दो तरह से इंसान बदल सकता है ना। एक तो आपके इर्द गिर्द जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में आपका नज़रिया, आपका पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। चाहे वो हमारे कुछ फ्रेंड्स फैमिली हों जिनको हम सोचते हैं कि अच्छा यार ये मुश्किल वक्त में साथ था, नहीं साथ था, या फिर ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अबाउट द कंट्री, अबाउट द सिस्टम एंड एवरीथिंग। दूसरा ये होता है कि पर्सनली इंसान जो है वो चेंज होता है। आपने कहा कि पर्सनली जो है आप में कोई ऐसा ख़ास बदलाव नहीं आया। राबिया, मसला ये है कि द लास्ट 3 years हैव बीन एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग ना। आपको इज्जत बेतहाशा मिली है, फाइनेंशियली इट हैज़ बीन अ वेरी पेनफुल टाइम, बट उसके अलावा तो हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन ग्रेट। वी हैव बीन एबल टू बिल्ड अ ब्रांड। वरना आपको पता है कि डिजिटल पे लोगों के नाम से चीज़ें चलती हैं, यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, रफ्तार का नाम होता है, लोग रफ्तार को जानते हैं। मुझे भी लोग रफ्तार वाले भाई साहब, अक्सर लोग जो मेरा नाम नहीं जानते उस तरह जानते हैं। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात एक और है राबिया, देखें, एक चीज़ का आपको ना ज़िंदगी में फ़ैसला करना होता है। अगर आपने झूठ नहीं बोला, कोई चोरी नहीं की, कोई बदनीयती पे मबनी, देखिए गलती की बात नहीं कर रहा, गलती हर कोई कर लेता है और उसके लिए फ़ौरन अपोलोजाइज़ कर लेना चाहिए। अगर आपने बदनीयती पे मबनी, मैलाफाइडी इंटेंट के साथ कोई ज़्यादती, जुल्म, झूठ नहीं बोला और फिर कोई और शख्स सामने वाला आपको सिर्फ ताकत के बलबूते पे दबाना चाहता है, तो अल्लाह से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। और जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं तो हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला सबसे ताकतवर है, सब रास्ता गॉड को जाता है ना। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है आपका। मुझे पता है ये शायद आपको बहुत रोमांटिक लग रहा हो, लेकिन
दिस इज द फैक्ट। मैंने कोशिश की है पिछले कई सालों में कि मैं अपने आप को कम से कम इस एक चीज के ऊपर तो पेग रखूं कि यार बस ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूं, ऑफ कोर्स मैंने जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज किया, शायद आगे भी करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं उस तरह ना करूं जिस तरह हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कर लेते हैं। सो और मेरी और उसमें मेरा, यू नो मी, मेरे कोई सोर्सेज नहीं है, मेरे को बहुत ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है, मैं बहुत कनेक्टेड नहीं हूँ। अल्लाह ताला के साथ ही कनेक्टेड रहा और अल्लाह से ही मांगता रहा, अल्लाह गिव मी स्ट्रेंथ, अल्लाह गिव मी स्ट्रेंथ, अल्लाह गिव मी स्ट्रेंथ। अल्लाह का शुक्र है, ऑल यू नीड टू डू इज नॉक ना, आप नॉक करते हैं तो जवाब मिलता है, जवाब मिलता है। अच्छा, तो ये बताएं कि ठीक है, ये तो आपकी पर्सनल है और मैं उस पर आऊंगी कि जेल टाइम कैसा था, क्या था आपका पर्सपेक्टिव अबाउट हाउ द सिस्टम वर्क इन द कंट्री और हाउ द मीडिया वर्क्स। आप देखते रहे हैं, आप खबर रिपोर्ट करते रहे, फिर आप खुद खबर बन गए। डिड दैट चेंज? उसमें कोई बदलाव आया? नहीं, शायद उससे भी बुरा सिस्टम है जो मैं बाहर बैठ के समझते थे। हाँ, उससे भी बुरा सिस्टम है, ताकतवर लोगों का सिस्टम है और उसका हर रैंकिंग, हर लिहाज से हमारा मुल्क, राबिया, आई डोंट नो अगर आप इस आज इकोनॉमी की बात करेंगी, हम एक पिछले कई दिनों से स्टेबिलिटी का मंत्रा सुन रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, यू नो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर द लाइन ऑफ पॉवर्टी। कौन से मेट्रिक पे हम कहीं हैं राबिया? अगर कोई चीज काम कर रही होती है तो फिर ये हाल होता है। कोई चीज काम नहीं कर रही है, देयर इज कंप्लीट डिस्पोंडेंसी और उसका रिजल्ट आपको नजर आ रहा है। But you felt that more ना when you got, हाँ, आप हेल्पलेस, जाती सतह पे आपने हेल्पलेस फील किया कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मतलब जब आप पे, मैंने किसी कॉल सेंटर में जिंदगी में कदम नहीं रखा राबिया, और मुझ पे एफआईआर काटी जाए कि मैं एक कॉल सेंटर चलाता हूं, मैं सिस्टम को सलाम करूंगा। तो ज्यादा एहसास होता है और मैं ताकतवर आदमी हूं बाय द वे, मुझे आप जैसे लोग, टीवी पे खबरें चल रही थी, उन जेल्स के अंदर, उन सेंटर्स के अंदर कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनके पास कोई हल नहीं होता सिवाय रिश्वत देने के, कोई हल नहीं होता। उनकी डिस्पोंडेंसी देखने वाली होती है। 25-26 साल के लड़के दबा दिया रियासत में, जिनको सपोर्ट के लिए कोई भी नहीं है, कोई जिनके भी नहीं। पास। मुझे ये बताएं, जेल टाइम जो है सिस्टम्स पे, और उस पे मैं और बात करूंगी बाद में, लेकिन कैसा होता है फरहान साहब जेल टाइम? क्या करते हैं, क्या किया आपने? जेल टाइम इज एफआईए सेंटर से ज्यादा मुश्किल जेल टाइम था। You were in लांडी जेल, जहाँ से लोग भाग गए। हाँ, भाग गए। आप ही का ख्याल आ रहा था मुझे जब भागने की खबर आई तो। अच्छे लोग, मतलब स्टाफ तो बहुत अच्छा था, लेकिन जेल है यार। जेल में एक्चुअली आपको होता क्या है राबिया कि आप बैठे हैं, हमने तो मूवीज देखी है, वो वहाँ ही बाथरूम है, वहीं सब हाँ कुछ हाँ है, और नहीं ये बाथरूम सब अच्छा साफ सुथरा, मतलब मुझे तो उन्होंने एक ऐसे सेल में रखा था जो बहुत ओवर क्राउडेड नहीं था। अच्छा, मतलब उसमें कम लोग थे, लेकिन जेल में अब आपके साथ एक बंदा बैठा है वो 7 साल से, दूसरा बंदा बैठा है 5 साल से, कोई एक बंदा है उसकी 7 बेलें रिफ्यूज हो चुकी हैं। हाँ, आप दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, आप कह रहे हैं यार बॉस ये हो क्या रहा है। सो आप ना चाहते हुए भी वो फीलिंग्स आपके अंदर भी आने चाहिए, मैं भी फंस गया। और फिर शाम के 7 बजे जेल बंद हो, जब उसके बाद आपको कुछ भी हो, आप बस अब बंद हो गए। आप उससे पहले तो आपको किसी ज़रूरत से किसी से आप सेल के बाहर जा सकते हैं, अच्छा। वरना फिर वो सेल बंद, और वो बंद तो फिर बंद, फिर आप अगले 12 घंटे अंदर है। और गर्मी शदीद थी ईद के बाद वाले दिनों में, तो जेल इज डिप्रेसिंग। ईद आपकी वहीं, हाँ जेल डिप्रेसिंग है, लेकिन चूंकि मैं सिर्फ 1 हफ्ता रहा, लोग कहते हैं कि अगर आप 1-1.5 महीना गुजार लेते हैं तो फिर आप उसी के आदी हो जाते हैं। हाँ कहते हैं लोग, क्योंकि मेरे साथ जो लोग थे 4 साल 3 साल, उन्होंने अपना एक रूटीन बना लिया था, वो उस रूटीन में चलते थे, उनकी वहीं दोस्तियां थी दूसरे बैरिक्स में, वो उसी हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं। देखिए राबिया, इंसान ना बड़ी खौफनाक चीज़ है। मैं जब 19 रमज़ान को, नहीं 18 रमज़ान 19 मार्च को जब मैं एफआईए सेंटर गया, तो उससे पहले ना मेरे कुछ प्लान्स थे आखिरी अशरे के, घर वालों के साथ मुझे कुछ शॉपिंग्स करनी थी, कुछ गिफ्ट्स लेने थे, कुछ ऑफिस के कुछ काम थे, ईद मिलन पार्टी ऑर्गेनाइज करनी थी। ये मेरे 4-5 बड़े काम थे जो मेरे दिमाग में चल रहे थे मुझे करने हैं अगले 4-5 दिनों में। लेकिन जब मैं एफआईए सेंटर गया और उन्होंने मुझे बोला फरहान भाई हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, तो अगले 5 मिनट में राबिया मेरी पूरी जिंदगी की प्रायोरिटीज रीअरेंज हो गई। ठक 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 ठक, फिर मेरी प्रायोरिटी हो गई मैं यहाँ सोऊंगा कैसे, यहाँ मच्छर बहुत है, यहाँ पे गंदगी बहुत है, बाथरूम गंदा है, मुझे कुरान चाहिए। मेरी ऑल ऑफ अ सडन, तो इंसान इस लिहाज से अल्लाह ताला की अशरफुल मखलूकात ऐसे ही नहीं है।
वो फौरन उन हालात के हिसाब से टक 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 अपने आप को एडजस्ट करता है, रिकैलिब्रेट करता है कि मेरे लिए अब ये जरूरी है। और अगर आप ये नहीं करें राबिया तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे। आप लोगों को दिखते हैं तो कुछ भी नहीं था, लोगों के साथ हादसे हो जाते हैं, वो माजूर हो जाते हैं, उनको कोई बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, फिर आपको रिकैलिब्रेट। तो मैं रोज अपने आप को कहता अल्लाह ताला, अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरा हाथ काम कर रहा है, मुझे नजर आ रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, मेरा दिल सही काम कर रहा है। तो आई वाज रिकैलिब्रेटिंग व्हाट इज गुड फॉर मी। Easier said than done, you know, हाँ, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन और नहीं, कोई ऑप्शन कोई नहीं, ऑप्शन बिल्कुल। नहीं। अगर आप फंस गए ना इस चक्कर में, हाँ, you'll have panic attacks। लेकिन उसके बाद ये सोचना बड़ा मुश्किल है कि उसके बाद कोई ट्रॉमास या डिप्रेशंस जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो ना होए हों। हुआ है I've been going through that, लाज़मी बात है यार, हुआ है। अब तो अल्लाह का शुक्र है 2 महीने हो गए तो बेहतर है। अच्छा, हुआ था शुरू में तो आई वाज वेरी डिफिकल्ट, क्या अभी बोलना क्या हुआ था। नहीं वैसे ये एंड आई थिंक दैट अफेक्ट्स द पीपल अराउंड यू टू, राइट? जब आप ऐसे उससे आते हैं, ऐसे हालात यू नो से। तज़ीन माशाल्लाह अच्छी है, तगड़ी बंदी है वो, ठीक है वो। अच्छा, ये मैंने देखा है, मैंने काफ़ी जर्नलिस्ट और उनसे मैं बात की है जो अरेस्ट हुए या उससे गुजरे हैं। दे ऑल से बड़ा डिप्रेशन होता है उसके बाद, बड़ी जो है एक वो टफ टाइम जो है वो उससे गुजरते हैं, एंड वी हैव सीन देम चेंजिंग ऑल्सो आफ्टर दैट। सियासतदान इस चीज़ में जो हैं वो बड़े तगड़े होते हैं, वो तो गुजार लेते हैं। वो कई दफ़ा जा चुके होते हैं ना, वो कुछ ऐसे लोग होते हैं वैसे जो डील करके हाँ चले जाते हैं, लेकिन कुछ जरदारी और इमरान खान बैठ टाइप भी होते हैं जो बैठ जरदारी। जाते बाय हैं। द वे यस, मैंने जेल में ना वो जो लोग थे ना, इसी जेल में नवाज शरीफ भी रहे, हाँ, इसी जेल में जरदारी साहब भी बिल्कुल, रहे, सब लोग रहे ना, MQM के बड़े बड़े लोग, शायद खाकान और मिफ्ता भी यहाँ रहे। बिल्कुल। तो वहाँ का एक बंदा है जो बड़ा इंसाइडर है, अच्छा, हाँ बड़ा इंसाइडर है, उसका नाम है राशिद चिंगारी। ओके, ही इज द इनसाइड मैन ऑफ दैट जेल। तो उसने मुझे सबकी कहानियां सुनाई कि वो वहाँ 25-30 साल से पता नहीं कब से है। तो उसने जरदारी को भी देखा, नवाज शरीफ को भी देखा, सबको देखा। तो ही डिड से दैट कि जरदारी साहब ने सुकून से जेल गुजारी। अच्छा, हाँ वो सेटल्ड इन थे। नवाज शरीफ वाज नेवर सेटल्ड इन। उनका उसने एक वाकया सुनाया कि नवाज शरीफ साहब के सर पे एक बल्ब जल रहा होता था, तो उन्होंने एक दिन चप्पल मार के उसको तोड़ दिया। बड़ा अजीब वाक़या है। तो उसने वो बाय द वे वो बाद में मैंने अपने सीनियर जनरल से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ ये हुआ था, कोरैबोरेट किया ना मैंने। तो उन्होंने बताया कि वो नवाज शरीफ तंग आ रहे थे लाइट से, तो वो बार बार कह रहे थे इसको बंद कर दो सेल की। अच्छा बाय द वे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेजिडेंसेस देयर। अच्छा, एक होती है खोली, एक होता है बैरक। वहाँ पे कोई प्रॉपर बी क्लास है नहीं। तो खोली क्या होती है कि वो एक 8 बाय 8 का एक कमरा होता है, उसमें एक चारपाई होती है, एक बाथरूम होता है, वो आपका लेकिन अलग होता है, वो प्राइवेट स्वीट होता है, तो उसमें कोई और नहीं होता। तो ये सारे लोग उसमें रहते थे, मैं उसमें नहीं था ऑफ कोर्स। तो मुझे लेकिन मैंने देखी वो खोली कैसी होती है। शायद खोली नंबर 2 या खोली नंबर 1 थी जरदारी साहब की। तो एनीवे तो नवाज शरीफ साहब ने एक दिन गुस्से में आके उस लाइट से तंग आके उस पर अपना चप्पल या जूता कोई फेंक के मारा, जिससे वो टूट गई। जिससे अब ये लोग पैनिक कर गए जेल स्टाफ वाले कि उस शीशे को लगने से नवाज शरीफ जख्मी ना हो जाए ना। तो वो पूरा वाकया बता रहे थे कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मतलब ये बिल्कुल नवाज शरीफ की वो सारी बातें सुन के समझ में आता है कि नवाज शरीफ साहब क्यों जल्दी से बात दें, भाई बताओ कहाँ जाना है, बताओ क्या करना है, किसका कितना लेट्स टेम्परामेंट कट। है हाँ वो लेने का। जरदारी साहब तगड़े थे, अच्छा, जरदारी साहब तगड़े थे। और अभी आप इमरान खान को देख रही हैं। तो कोई ऐसा वाकया और इमरान खान के बारे में तो जो मैं सुनने में आ रहा है कि इमरान खान शायद इन सब लोगों से टफेस्ट जेल गुजार है। उनका जो इंटरनल सिस्टम आपके भी सामने है, मुलाकातों पे तो है पाबंदियां। हाँ, सो बट ही इज हैंडलिंग इट। मुश्किल होता है लेकिन मुश्किल है। और जबकि इमरान खान के बारे में तो कहा जाता था आगे जेल नहीं। और बाय द वे लगता भी था हमें भी कि जेल से ही वाज अवॉइडिंग जेल लाइक अ प्लेग। हाँ, बिल्कुल, हाँ, लेकिन बट वंस ही गॉट स्टक, जिद्दी आदमी है ना, हाँ, बिल्कुल, बात दरअसल ये है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये आप वाकया आपने ये इनका तो सुनाया नवाज शरीफ का, फरहान मलिक का भी कोई, उन्होंने भी किसी को चप्पल कुछ मारी? नहीं आई वाज लेकिन कोई ऐसा वाकया जो आप सोचते हैं हाँ यार? नहीं, बस एक वाकया था जो मैं पता नहीं मैंने बताया नहीं बताया। वो ये था कि जब लांडी जेल के अंदर दूसरे दिन मुलाकात के मेरे बैरक में आए, मुझे कहा आपकी मुलाकात आई है। तो उन्होंने मुझे एक पतली सी गली से गुजार के एक जगह था, वो एक जगह वहाँ पे ना वो उसको क्या कहते हैं,
उसका नाम मैं भूल गया, डब्बा या पता नहीं क्या कहते थे उसको, कि वहाँ पे ऐसे प्लास्टिक या शीशे की वो थी और इस तरफ उस तरफ घर वाले थे, इस तरफ आप होते थे। अच्छा, वो सही। बहुत ही गंदी जगह थी और टूटी-फूटी बिल्कुल, और उस जगह गुज़ार के अचानक उसने मुझे वहाँ खड़ा कर दिया। कह दिया कि जाओ तुम्हारी मुलाकात आई है। हुँ, अब वो जगह का जो हाल देख के मैंने कहा यार अल्लाह ना करे कि मैं अपने घर वालों को यहाँ देखूँ ना। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो जगह बहुत अजीब-सी थी। तो मैंने खैर अब मैं एक-एक विंडो पे चेक कर रहा हूँ, 8-10 विंडोज़ थी। अब वो एक विंडो होपिंग कि ना हो होपिंग के कोई। ना हो, होपिंग के ना हो। अब वो 1, 2, 3, 4 मैंने एक दफ़ा चक्कर लगाया फिर वापस आया। अच्छा, उस वक़्त तक शायद उन लोगों को बिल्कुल उनको कोई परवाह नहीं थी मैं कौन हूँ, क्या हूँ, सहाफ़ी हूँ, वहाफ़ी हूँ, कोई नहीं, कहते भाड़ में जाओ तुम। तो मैं फिर गया, उसने कहा, "ओ इधर ही है, जाओ।" फिर मैं फिर गया, मैंने कहा नहीं है भाई। फिर उसने वायरलेस पे पूछा, उसने बोला नहीं माड़ी में है। अब माड़ी एक और जगह है जहाँ पे मुलाकात होती है। ओके। तो उसने मुझे वहाँ से उठा के हुँ, माड़ी में ले गया। अब माड़ी एक इससे आधे साइज़ का एक कमरा था जिसमें 25-20 लोग ओके। अपने प्रिज़नर्स और उनके घर वाले सब बैठ हुँ, के मिल रहे थे। तो अब वहाँ मुझे अपने घर वालों को वहाँ देख के हुँ, इट वाज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। मतलब आपको अंदर से ये तो पता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने कोई कॉल सेंटर नहीं बनाया, मैंने कोई फेक न्यूज़ नहीं चलाई। लेकिन वो एक आपको होता है ना कि यार व्हाई आर यू पुटिंग मी थ्रू दिस? व्हाई? यू हैव नो शेम कि एक शरीफ घर के लड़के लड़कियों को आप मतलब आप इतना आपको मुझे लगता है पता नहीं दुख से ज्यादा ना गुस्सा आ रहा होता है आपको, विच टर्न्स इनटू बिकॉज आप फंसे हुए होते हैं तो वो आपको फिर इमोशंस वेंट आउट होते हैं हुँ, आंसुओं की सूरत में। बिल्कुल। लेकिन आपको बेसिकली गुस्सा आ रहा होता कि क्यों? है, व्हाई यू पुटिंग मी थ्रू हुँ, दिस, क्यों कर रहे हैं आप ये मेरे साथ? तो वहां पे और फिर लेकिन वहां पे एक ऐसी चीज हुई राबिया, अब मैं अपनी बीवी और बेटी से मिल रहा था, हम बिल्कुल पास होके बैठे हुए थे, तो एक एक फीमेल पुलिस कांस्टेबल थी, उसने मेरे घर वालों को टैप किया शोल्डर पे, हुँ, उसने बोला जी। अच्छा, हम थोड़ा परेशान थे कि पता नहीं कौन सुन रहा है, क्या हम क्या बातें हुँ, कर रहे थे, उसने बोला ये फरहान भाई हैं। तो मैंने बोला ये रफ्तार वाले फरहान भाई हैं, उसने बोला जी, कि ये इनको बता दें आई एम अ बिग फैन, ओह वाओ! मुझे इनका ऑटोग्राफ चाहिए। और मेरी मेरी हुँ, बीवी और मेरी बेटी ना रोना शुरू हो गई। हाँ, एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, हुँ, इज्जत, जिल्लत, रिस्क, हुँ, जिंदगी, मौत, ये आपके हाथ में नहीं है। हुँ, इसका वाकया कुरान में आया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नमरूद के दरबार में गए तो नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा अल्लाह वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। तो नमरूद ने एक शख्स को जिसको फांसी की सज़ा हुई थी उसको माफ़ कर दिया, हुँ, और एक शख्स माफ़ हुआ हुआ था उसको फांसी दी। बोले ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब मशरिक़ से सूरज निकालता है, तुम आज मगरिब से निकाल दो। तो नमरूद हुँ। स्टम्प्ड हो गया। ये आपके काम नहीं है, ये आप नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर पाएंगे। कभी सोचा आपने उस इमोशनल मोमेंट में कि मैं ये ना करता तो ये ना होता? बिल्कुल एक एक सेकंड के लिए भी नहीं। कि इट्स नॉट वर्थ जो इट मैंने इज इट किया? इज इट इज इट इज वर्थ मोर देन दैट। इट इज़ वर्थ मोर देन मोर दैट। देन दैट। इट इज़ वर्थ मोर देन दैट, क्योंकि राबिया देखिए, हमारी ज़िंदगी में आने का एक मकसद है, और ज़िंदगी में आने का मकसद है कि हम लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं। आप और मैं कैसे लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे राबिया? हम डॉक्टर नहीं हैं, हुँ, हम ब्रिजेस नहीं बना सकते, हम हॉस्पिटल्स नहीं बना सकते, हम सोशल वर्क नहीं करते, हम कैसे फ़ायदा पहुँचाएंगे? हम लोगों की थॉट्स को एम्पावर करके, उनको सच बता के, उनको सही चीज़ की तरफ गाइड करके ही कर सकते हैं ना। हुँ, हमने क्या गलत किया? हमने कुछ किया है गलत, मैंने किसी से फंडिंग ली है, मैंने किसी से पैसे लेके कोई काम किया है, कुछ किया है तो बता दें। हुँ, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं वही काम कर रहा हूँ जो अल्लाह ताला चाहता है मैं करूँ, और मैं अपनी नीयत से, नेक नियति के साथ कर रहा हूँ। हुँ, तो फिर मैं क्यों उस चीज़ को रिग्रेट करूँ? मतलब मैं इस वजह से रिग्रेट करूँ कि शायद मैं मारा जाऊँगा,
मर तो वैसे भी जाएंगे राबिया, कॉम्प्रोमाइज करने वाले क्या हमेशा जिंदा रहते हैं। बिल्कुल सही सही बात है, सही बात है। अच्छा, ये मर तो आपको, सभी जी। हाँ, आपको बड़े लोगों ने सपोर्ट किया, मैंने देखा, मीडिया और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, सबकी सपोर्ट अपनी जगह, लेकिन दो लोग जो आपके साथ खड़े थे वो दोनों फीमेल्स, वुमेन, यस, योर वाइफ एंड योर टीनेज डॉटर। आई हैव सीन आपकी वाइफ से मैं मिली हूँ, आपकी बेटी से मैं मिली हूँ, मुझे पता है, आई नो कितना इंपॉर्टेंट होता है फरहान साहब। अगर वो ब्रेक डाउन हो जाते, वो उस मोमेंट में सपोर्ट तो चले ठीक है, लेकिन एक ब्रेक डाउन होना भी होता है ना, कि इतने इमोशनल हो जाएं कि टूट ही जाएं। हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लोग ना आजकल बात करते हैं आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन, ये बढ़ रहा है रुझान। हाँ ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सबसे बेवकूफ़ाना इमेच्योर बात है ये। इसका मतलब है आपको कख नहीं पता ज़िंदगी किस चीज़ के बारे में। इंसान की मिराज इंटरडिपेंडेंस है। आपको ज़रूरत है दोस्तों की, स्पाउस की, भाई बहनों की, माँ बाप की। आप उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो मैं जो भी हूँ अपनी बीवी और बेटी के बगैर मैं नहीं हो सकता था। वो जो भी हैं वो मेरे बगैर नहीं हो सकते थे। सो इट्स अ पार्टनरशिप, वी वर्क टुगेदर। ऑफ कोर्स उनके बगैर नहीं हो सकता था, लेकिन इसका एक फॉर्मूला है राबिया, यू हैव टू कीप योर फैमिली इन द लूप, यू हैव टू टेक देम अलोंग। मतलब मैंने एक पाथ का इंतखाब किया। अक्सर लोग हम क्या करते हैं, मर्द अक्सर करते हैं कि वो अपने लिए एक पाथ का इंतखाब करते हैं और घर वालों को बिल्कुल किसी अलग पाथ पे चलाते रहते हैं। वो डाइवर्जेंस इतनी हो जाती है कि वो आगे जाके बिल्कुल वो फिर वो कैचअप करने का टाइम ही नहीं बचता। मतलब मेरा समाज से रेजिग्नेशन का डिसीजन, तज़ीन वाज ऑन बोर्ड, हनीन न्यू व्हाट आई वाज डूइंग, you guys knew what I was, I mean जो बहुत करीब के, मैं सबसे मशवरा करता हूँ, I keep people that are close to me on board, yeah, this is what's happening, this is what's happening. It's a process, right? It's a process. ये प्रोसेस होता है तो उस जगह पहुंचते हैं कि जब आप मुश्किल में हैं तो आपके साथ लोग हैं, खड़े हैं, वो invested हो जाते हैं। वो इन्वेस्टेड हैं। हाँ, लेकिन इसमें मैं पर्टिकुलरली आपकी योर बॉन्ड, हमारे बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ बाप हैं, भाई बेटा, ये वो, बीवी होती है, बेटी होती है, सब होता है, लेकिन बीवी, मियाँ बीवी वाला जो बॉन्ड है, मुझे उसके बारे में बताएं। हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? जैसे आपने कहा कि अब लोग कहते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं, ये रुझान भी बढ़ रहा है। देखिए इसमें दो चीज़ें। सबसे पहले तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं मीसाक़न गलीज़ा, निकाह इज़ अ हैवी कॉन्ट्रैक्ट। गलीज़ा का मतलब है हैवी, इट्स अ हैवी कॉन्ट्रैक्ट। अल्लाह ताला ने इस कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है राबिया, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनरशिप होती है। पार्टनर्स में सबसे पहली चीज क्या होती है? रिस्पेक्ट। When I'm doing a partnership with you, it's not a master-slave relationship. I'm partnering with you. Partnering मतलब तो एक certain level of respect आ गया। ये दोनों they are partners. Partner. You're at equal keel. So that is the first and most important thing that we need to do. प्यार कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी लड़ाई होगी, कभी कुछ होगा, लेकिन the first and foremost thing is you respect them, and when you respect somebody, you give them access. You give them access into your heart. आप उनको एक्सेस देते हैं अपनी जिंदगी में, अपनी सोच में, हर चीज में देते हैं एक्सेस। मेरी नजर में तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। रिस्पेक्ट क्या होती है? अब आपके पास दुनिया जहान का पैसा है, लेकिन लोग क्लब्स में क्यों जाते हैं? एक्सेस। लोग बिजनेस क्लास में क्यों ट्रैवल करते हैं? एक्सेस। दैट्स रिस्पेक्ट। दुनिया की इतनी बड़ी इंडस्ट्री रिस्पेक्ट के ऊपर चल रही है, जो जिसको हम प्रीमियम इंडस्ट्री, प्रिविलेज इंडस्ट्री कहते हैं। रिस्पेक्ट ये इंसान की नीड है। हम अपने बेसिक स्पाउस के रिलीजन में रिस्पेक्ट नहीं देते। सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और रिस्पेक्ट ऐसे नहीं होती जी आप ऐसे आ जाइए, बैठिए, खाइए। रिस्पेक्ट इज एक्सेस। You're telling them, you're taking them along the journey. साथ चलो यार। As a partner. बराबरी। अच्छा, ये थोड़ा सा पर्सनल है, आप स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी वाइफ को जानती हूँ, मैं उनसे मिली हूँ। आपकी वाइफ जो हैं नकाब करती हैं जी। मैंने देखा है उनको, वो मॉमकास्ट जो आपका एक वो सिस्टर कंसर्न है, जी, उस पे वो भी चलाती हैं, और आप दोनों भी बल्कि उस पे जो है मैंने देखा है इश्यूज पे, कई इश्यूज पे जो है वो बात करते हैं। आपको लगता है कि नकाब करने से एक औरत इंडिपेंडेंट, एम्पावर्ड या प्रोग्रेसिव नहीं हो सकती? कोई कोरिलेशन? बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट थिंक इट इज, जैसे बगैर उसके
जैसे नकाब के बगैर भी वो बिल्कुल एम्पावर्ड और वो हो सकती है, इस तरह नकाब के साथ भी हो सकती है. दैट्स द चॉइस वुमेन मेक फॉर देमसेल्व्स. तो किसी के कपड़े पहनने से उसके दिमाग, लेकिन हमारे यहाँ उसको लिबास से जो है वो किसी के जज कपड़े, मतलब मैंने अभी के शर्ट और ट्राउजर पहनी हुई है, अगर मैं शलवार कमीज और वेस्ट कोट पहन के बैठा हूँ तो क्या मेरी शख्सियत बदल जाएगी? ये तो बहुत ही सुपरफिशियल चीज है. ज़हनियत की बात जो है वो ये एक मैसेजिंग लोगों ने बना दिया इसको, आइडेंटिटी की बहुत ज्यादा, आई थिंक बहुत ज्यादा वही ना, सतही चीजों पे ज्यादा फोकस होता है. अच्छा, ये मैं आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ कि अभी रिसेंटली ना मेरे उस पे आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद शब्बर ज़ैदी साहब. तो वो कहते हैं कि खान साहब उनके आप जानते हैं वो बड़े क्लोज खान साहब से हैं और बड़े जो है वो पीटीआई के वो सपोर्टर हैं, हमदर्द हैं. वो कहते हैं कि खान साहब को अगर मैंने मशवरा देना होता ना तो मैं उनको मशवरा देता कि बुशरा बीबी से शादी ना करें. तो जब मैंने पूछा कि क्यों, तो उन्होंने कहा क्योंकि वो जिस तरह से खुद को कवर करती हैं ना, नकाब करती हैं, खान साहब को चाहिए था उनसे शादी ना करते, क्योंकि एक पब्लिक फिगर, एक फर्स्ट लेडी का जो एक इम्प्रेशन जाता है ना वो सही नहीं जाता. That's his opinion. I think it has no logic. कोई लॉजिक नहीं है इस बात की. इस बात, ये एक रेटोरिकल बात है. ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम मैक्रोन को अपने से 15 साल 20 साल बड़ी औरत से शादी नहीं करनी चाहिए थी. उसकी मर्जी, वो जिससे चाहे शादी करे यार. अपनी टीचर से शादी कर ली उसने. मतलब फ्रांस में उसने अपनी बच्चे, उसको सबने एक्सेप्ट किया सोसाइटी. हमारे यहाँ बुशरा बीबी को इसमें बड़ा यार, देखो राबिया, बड़ी ना इनब्रेड किस्म की, एक इनग्रेन्ड किस्म की मिसोजिनी है. और बड़ी खौफनाक हद तक हमारी रगों पे, हमारे डीएनए में हमारे साथ दौड़ रही है. हमको कहीं ना कहीं से औरत को टारगेट करना है, हमको उसको लाना है तोपचे में, कहीं से लाओ, कहीं से मारो उसको. आई थिंक और इसमें दो चीजें हैं. कुछ लोग जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमन, एंड समटाइम्स इट्स बिकॉज शी इज अपेरेंटली कवरिंग, जो हिजाबी खातून है. कभी कभी उस वजह से ये दोनों ऐसे बायसेस हैं जो हमारे मुआशरे के, अच्छा बड़ा, ये दोनों दो डिफरेंट डायस्पोरा को अट्रैक्ट करते हैं. एक हमारा राइट विंग डायस्पोरा है जो उसको औरत होने की वजह से अटैक करता है, और एक हमारा लिबरल डायस्पोरा है जो उसको निकाबी, सो उधर उस हमाम में सब इकट्ठे हो जाते हैं. दोनों तरफ से जो है आई डोंट थिंक शी इज, देखिए प्रूफ इज इन द पुडिंग. वो अच्छी है या बुरी है, वो जो भी है, खान साहब ने उससे शादी की. ये मैं, उनकी मर्जी है, वो जिससे चाहे शादी करें. आप खान साहब पे तनकीद कर लें. मतलब ये बात रेहाम खान से शादी पे क्यों नहीं होती? वो भी तो वैसे जस्ट टू लेट यू नो, उन्होंने उस पे भी कहा, वो भी जो है मैं उनको जानता था, वो भी अच्छी नहीं थी. वो तो वो उनके अपना कोई व्यू था उनके बारे में. वो बिल्कुल, फिर आप ये कह सकते हैं कि खान साहब को लोगों की शनासाई नहीं है. ये खान साहब लोगों को पहचानने में गलती करते हैं. लेकिन देखिए, that's a completely different thing. आप बीवी की बात ना करें. तो खान साहब को तो अपने वज़ीर आला और वज़ीर आज़म पहचानने में भी में मसला है. तो बोले भाई इस बंदे को थोड़ी पहचान नहीं है. लेकिन देखिए, जहाँ तक, आई एम सॉरी, मैं मैंडेट से हट के बात कर रहा हूँ, लेकिन देखिए, शी इज बीन इन जेल नेवर बिफोर. राबिया, इसको आप, नेवर बिफोर अ फर्स्ट लेडी हैज बीन पुट इन जेल फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. देखिए, हमारे मुल्क में ना न्यू नॉर्मल्स हो रहे हैं. अब कल को ये नॉर्मल पलटेगा. हम बड़ी आसानी के साथ नए नॉर्मल्स के साथ ओके होते चले जा रहे हैं सारे लोग. मतलब ये खातून, देखिए हमारे मुल्क के कुछ थी ना चीजें, ये नहीं करेंगे. आई विल डू एनीथिंग फॉर लव बट आई वोंट डू दैट. नाउ द थिंग इज, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर. एवरीथिंग इज नॉट फेयर इन लव एंड वॉर. आप, यू डोंट पुट अ वुमन, आई थिंक शी इज व्हाट, इन हर 50s, and she is not an active politician. आप एक ऐसी खातून को जेल में डाला हुआ है आपने, आई थिंक वो भी 1-1.5 साल से जेल में. ऐसा तो है कम से कम, है ना. कुछ अरसे के लिए बाहर आई, फिर जेल में चली गई. अभी भी आप उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं. ये तो विक्टिम ब्लेमिंग है यार. अच्छा, ये बड़ी वैसे डेंजरस बात है जो इसमें से मैंने आपकी पिक की कि ये जो मिसोजिनी है, ये चले कोई प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व कर लिया जाता है, लेकिन ये जो आपके डीएनए और रगों में पहुंच गई है ना, महकूम कौमों का मसला होता है. महकूम कौम कभी ताकतवर को चैलेंज नहीं करती. हमारे मर्दों को गोरों ने दबाया. अब देखो ना, ये ऐसे नहीं होता. ये 300 साल का मसला है. मर्दों को गोरों ने दबाया,
मर्द एक स्टेप नीचे आ गए, वो घर आए, उन्होंने औरतों को दबा दिया, बहनों भी, उन्होंने हर लिहाज से दबाया ना, उनको पढ़ने नहीं दिया, उनको जज किया, उनको जायदाद में हिस्से नहीं दिए, हर लिहाज से दबा रहे हैं ना। उन खवातीन ने बाय द वे बच्चों को दबा दिया, और फिर एक विशेष साइकिल में फंस गए, क्योंकि वो बच्चे जब बड़े हुए उन्होंने उस पूरे साइकिल को, कोई पलट के नहीं बोल रहा भाई ये हो क्यों रहा है, हम क्यों करें ये, हम क्यों नहीं इज्जत दें अपनी औरतों को, हमारे दीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक बड़ा ये कॉलोनाइज लोगों का माइंडसेट होता है ना। राबिया देखें, जो कॉलोनाइजर होता है ना वो कभी तादाद की बुनियाद पे थोड़ी आपको रूल करता है, वो कम होते हैं हमेशा। इजराइल को देखो, ताकत, हाँ, इजराइल कितना है, 1 करोड़ आबादी का मुल्क है, नाक में दम किया हुआ है पूरी दुनिया के, और कोई हिल के। सो व्हाट डू दे डू, दे क्रिएट अ थ्रेट परसेप्शन। सो कॉलोनाइजर क्या करता है, वो डराता है, फिर अपने एजेंट्स यूज करता है। वो उसके एजेंट्स उन्हीं महकूम लोगों में से होते हैं। अभी मैं तुमको जेल की बात बताता हूँ, ये भी जो जेल ब्रेक हुआ, सॉरी मैं जेल में ना टोटल जो ऑफिशियल स्टाफ होगा ना जेल का, वो शायद यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर टिप्स। अच्छा, हाँ, मतलब बहुत कम लोग हैं यार, मतलब मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं, जो ऑफिशियल पुलिस के, जेल पुलिस के लोग हैं। सारी जेल कौन चलाता है पता है, दूसरे कैदी। दे आर असाइंड बैरिक्स, डेडिकेट किए हैं, वो उनका भाई होते हैं, उनको वो एक उसका एक नाम होता है यार, मेरी बुक में लिखा हुआ था, उसको कुछ कहते हैं वो। अच्छा, आई कैन फिगर दैट, मैं इसको निकाल सकता हूँ। वो रन कर रहा होता है, अच्छा, वो उनका वाइसरॉय होता है वहाँ। वो जो कैदी होता है, वो उनका ट्रस्टेड सबसे बदमाश कैदी होता है। अच्छा, वो कैदी सारी पिटाइयां कर रहा होता है, भत्ते ले रहा होता है, ठोक रहा होता है बाकी सारे कैदियों को। वो खुद भी कैदी है साला, तभी तो भाग गए वो वैसे यस, क्योंकि स्टाफ नहीं था, तो जब उन्होंने रिवोल्ट किया तो कौन पकड़ता। लेकिन मैं बता ये रहा हूं, और सबसे मजे की बात क्या है, जो लोग सबसे बुरी तरह से जुल्म का शिकार होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं टू नॉट क्रिटिसाइज द ऑपरेसर। वो क्योंकि इंसान कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रह सकता, वो एक फैसला कर लेता है मुझे इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी, तो अब वो ये सोचकर खामोश नहीं रह सकता कि ये गलत है और मैं खामोश हूं। जो हम कहते हैं ना ईमान की सबसे कम सतह ये है कि दिल में ये बड़ा मुश्किल है। देखिए हमारा दीन इज सुपर। अल्लाह ने आपके ऊपर शर्तें लगाई, अच्छा हाथ से रोको, अच्छा चलो जुबान से रोको, अच्छा दिल में बुरा समझो। प्रॉब्लम क्या है राबिया, फिर हम सारे लोग अब दिल से बुरा समझते हैं, हर ताकतवर को, हर गलत चीज को हम दिल से तो बुरा नहीं समझते, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है कि इंसान कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रह सकता राबिया। इंसान को डिसोनेंस में नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं एक अंदर उस चीज को जस्टिफाई करता है, कहता नहीं ठीक है, प्यार भी तो इतना करता है, खाता है तो लगाता भी तो है, इसकी जरूरत भी तो है, वो किसी ना किसी एक फॉक्स रीजन लाएगा, जस्टिफाई करेगा उसको, उस जुल्म को। वरना ऑन द अदर हैंड आपके ख्याल में कि वो जो एक चिंगारी है उस पे वो एक्शन जरूर ले लेगा, he will end up saying something, doing something. So बहुत ही कम लोग होंगे मेरे ख्याल से जो वाकईतन दिल में बुरा समझते हैं और खामोश रहते हैं, वरना ज्यादातर लोग। अब आपने ये सब्जेक्ट छेड़ ही दिया, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट ऑब्वियसली, बीइंग अ वुमन। ये मिसोजिनी वाला अभी भी ये सना यूसुफ वाला भी जो केस हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या है फरहान साहब? व्हाट इज दैट वन प्रॉब्लम? जाहिल हैं, एजुकेशन नहीं है, कंटेंट ऐसा दिखाया जा रहा है, व्हाट इज दैट वन प्रॉब्लम? और मैं तो यूथ की बात कर रही हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज ये तो यूथ को टारगेट कर रही होती है, एक तरफ मेल होता है, एक तरफ फीमेल होती है। चाहे आप देख लें, अभी ये मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, तो ये F9 पार्क का इंसिडेंट हुआ था, उसमें भी विक्टिम ब्लेमिंग ही हो रही थी। 14 अगस्त पे लड़की अपने भाई था, कौन था, जो भी था, उसके साथ कोई मर्द था, उसके साथ निकली हुई थी, अपना कंटेंट बना रही थी, वहाँ लोगों ने उसको घेर लिया, मेन इस्लामाबाद शहर में। फिर वो हमारा मीनारे पाकिस्तान वाला इंसिडेंट हुआ था, वो भी टिकटॉकर थी आई थिंक। अभी जो सना यूसुफ वाला हुआ, और फिर हो तो जाता है, उसके नीचे जो कमेंट्स हैं, वो ये तो बहुत बड़ा मसला है। क्या इशू कहाँ है? कमजोर लोग, मर्दाना कमजोरी का शिकार है पाकिस्तानी कौम। इनसिक्योरिटी कमजोरी है। कमजोरी सिर्फ सेक्सुअल थोड़ी होती है, जिनसी थोड़ी होती है। I'm sorry, I don't know if you can play this. Basically, that's the problem.
फ्रजाइल मेल ईगोस, एंटाइटलमेंट, मतलब आपकी एक एंटाइटलमेंट है यहाँ की, आप समझते हैं मेरा हक ही है, और आपकी अहलियत है यहाँ की, तो गैप आ गया ना, फिर ये सारे क्राइम्स उस गैप में हो रहे होते हैं। मेरी एंटाइटलमेंट है, तो क्यों है आपकी एंटाइटलमेंट? क्यों समझा जाता है? राबे आप छोड़ दें, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, मैं अपने घर की बात बताता हूँ। मेरी एक मेड है, उसका नाम नहीं बताता, छोड़े, उसकी शी वाज प्रेग्नेंट, लास्ट वीक उसके यहाँ बेटा हुआ, उसका बेटा मर गया। अच्छा। 4 दिन अस्पताल में रहने के बाद। उसके इससे पहले 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। जो बड़ा बेटा है उसका, वो थैलेसीमिया मेजर है, उसके खून में थैलेसीमिया का प्रॉब्लम है। उसके शौहर के जो बच्चे होते हैं, एक बेटी को भी थैलेसीमिया मेजर है, एक बेटा शौहर को चाहिए बेटा, नॉर्मल बेटा चाहिए, उसने कहा थैलेसीमिया मेजर, कीप्स ट्राइंग। तो ये चौथा बेटा हुआ विदिन 5-6 ईयर्स। ये हमारे घर जितने काम किए उसी में 4-5 बच्चे हो गए, और हार्डली वो 21-22 साल की होगी बाय द वे, और वो बच्चा मर गया। शौहर साहब, अब मैं बता रहा हूं आपको, आप छोड़ दें, आप बड़े बड़े लोगों को छोड़ें, शौहर साहब कोई काम नहीं करते, कोई काम नहीं करते, उनका अफेयर भी है, और वो इधर भी बच्चे पैदा करते हैं, काम कर तो रहे इतना बड़ा। और जब बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने उसके पैसे भी नहीं दिए, जिस बेटे के लिए वो ये कर रहे थे कई सालों से कोशिश, वो जब बेटा पैदा हुआ, वो तो 5वें दिन इंतकाल हुआ ना, उसकी डिलीवरी के भी पैसे उन्होंने अरेंज नहीं किए। ये है एंटाइटलमेंट, ये है वो मसला जो आप, मैं कहता हूं ना, खून में है आपके, ये है। आपने समझा हुआ है कि हम कुछ हैं और आप नहीं हैं, ये है प्रॉब्लम। मतलब इस सतह के ऊपर है, इतना निकम्मा, नाअहल, निखट्टू, फिर भी बेईमान आदमी है, फिर भी वो समझता है मेरा हक है, मेरा हक है। आपका क्योंकि इससे ताल्लुक है फरहान साहब, कंटेंट क्रिएशन से, और उससे जाहिर है आप बहुत क्लोजली देखते होंगे, आपको लगता है दिस इज एडिंग टू द प्रॉब्लम, चाहे वो डिजिटल कंटेंट हो? अभी क्योंकि सना वाला जब एपिसोड हुआ, और जब भी होता है इस तरह का इंसिडेंट, हम बहुत ज़्यादा अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के ड्रामाज जो हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं, लोग डिजिटल पे फैमिली वीलॉगिंग को क्रिटिसाइज करते हैं। यू थिंक है कंटेंट हमारा प्रॉब्लम? इसके दो लेयर्स है, एक बिल्कुल एक शॉर्ट आंसर है और एक लॉन्गर आंसर है। शॉर्ट आंसर है, यस इफेक्ट होता है। राबिया, अगर मैं और आप अभी समोसे खा लेना तेजाबी डीजल के तेल में पके हुए, तो हमारा पेट में तेजाबियत हो जाएगी। Whatever we consume affects us. हम जो भी चीज़ खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उससे हमारे ऊपर फर्क तो पड़ता है। तो आप जो भी चीज़ कंज्यूम करते हैं, चाहे वो कंटेंट हो, आपको फर्क तो पड़ता है। एक चीज़ तो ये हो गई, लेकिन इसका एक लॉन्गर आंसर ये है कि एक बारिश होती है 500 गज के पक्के, एक कनाल, आप पंजाब में लोग आपको देंगे, एक कनाल के घर पे होती है, तो उसके बच्चे छत पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं बारिश में, खेलते हैं, they enjoy। वही बारिश पड़ोस की एक कच्ची आबादी में एक झोपड़पट्टी के ऊपर गिर रही होती है, उनका घर डूब जाता है। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और सोशल मीडिया एक बारिश थी, हर मुआशरे पे पड़ी। जिन मुआशरे की घर मजबूत थे, सही इंफ्रास्ट्रक्चर था, चीजें सही थी, वहां लोगों ने उसका अच्छा इस्तेमाल किया। हमारे मुल्क का जो हाल था, तो उसी तरह गटरों बल्ले लग गए, छतें ढह गईं, लोग डूब के मरने लग गए, बिजली के तारों में करंट आ गया। तो बारिश बुरी नहीं होती है, बारिश तो रहमत है। So the tool itself is not bad. It's never the tool. It is never the way we have used it. अब लोग बोलते हैं, मतलब so टीवी हराम है। टीवी क्यों हराम है? भाई, लोग तो हमारे टीवी को भी हराम बोलते हैं। टीवी पे तो मक्के की लाइव नशरियात भी आ रही होती हैं। हाउ कैन द मीडियम बी हराम? भाई, यहाँ पे ग्लास रखा हो, उस ग्लास के अंदर आप दूध पी रही हैं, अब वो उसमें कोई शराब पिएगा, कोई जमजम पिएगा, कोई उसमें तेजाब डाल के किसी को पिला देगा, उसमें ग्लास का क्या फॉल्ट है? कंटेंट उसके अंदर क्या है? तो मीडियम ये आसान होता है ना, क्योंकि वो जनरलाइज करना आसान होता है। राबिया, आप किसी दूर खड़े शख्स को, जो आपसे बहुत दूर होंगे ना, जिनको आप बहुत कम जानती होंगे, उसके बारे में आप राय बहुत ये ऐसा आदमी, लेकिन आप सोचो शहजाद कैसे आदमी है, तो आप शहजाद थोड़े से ऐसे भी है, थोड़ा सा वैसा भी है, थोड़ा सा ये भी है, तो यू नो हिम टू वेल, यू हैव द कर्स ऑफ नॉलेज। आप जनरलाइज नहीं कर पाएंगे उसको।
सो हम चूंकि कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो हम इसकी नुआंस को समझते हैं। ये बाहर से बैठे लोग टिकटॉक ये है, फलाना वो है, ऐसा नहीं है। सो द मीडिया, लेकिन ये तो आप मान रहे हैं कि कंटेंट जो है वो अफेक्ट कर रहा है, चाहे वो लेकिन हम वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हम वैसे ही थे, हम वैसे ही बर्बाद थे, हम पहले ही मतलब हमने हाँ, ये भी एक बहस है ना कि कंटेंट वही दिखाया जा रहा है जो लोग देखना चाहते हैं। एल्गोरिथम, यू नो हाउ एल्गोस वर्क। हाँ बिल्कुल। मैंने अभी ना पिछले हफ्ते बिल्ली ली है, अब फेसबुक पे मेरे पास बिल्ली की रील्स आ रही है। अच्छा। उसके फूड की, उसकी इसकी उसकी आने शुरू। स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम, स्ट्रॉन्ग है, दे नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, दे कीप पुशिंग दैट टू यू। हाँ, ये तो चले डिजिटल पे है। मुझे तो लगता है जो मेन स्ट्रीम पे भी जो ड्रामाज और वो हैं, ऑब्वियसली जब उनकी रेटिंग्स इतनी हाई रेटिंग्स एक ऐसे ड्रामे की आती है जिसमें इतनी ज्यादा मिसोजिनी जो है वो दिखाई जा रही है, वो जितनी ज्यादा दिखाते हैं उतना ज्यादा जो है वो पसंद किया जा रहा ड्रामों होता को छोड़ें, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब जबरदस्त आदमी है, अल्लाह ताला उनको बहुत तरक्की दे, उनकी कोई गलती नहीं है। Domestic abuse would look good at his hands. Women were commenting under his, yes, I have got screenshots. Oh my God. So मैं वही बता रहा हूँ ना, स्टॉकहोम सिंड्रोम। बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। ये एक मसला है, और ये इंग्लिश स्पीकिंग लोग खवातीन ये कमेंट्स करें। सो बेसिकली मसला वही आ गया कि आपके रगो पे में महकूमियत, व्हाट इज रिस्पेक्टेबल बिहेवियर निकल गया है। अच्छा, मसला क्या रहा है, मैं बड़ी सीधी बात बताऊं, बिलुमूम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा आवाम इंटेलेक्चुअली तगड़ी हो, नहीं होगा। हमारा लेकिन होता क्या है कि एक इंटेलेक्चुअल एलीट होती है जो कि बाशऊर, जिसको अहले दानिश कहते हैं, वो तबका लीड करता है डिस्कोर्स को। हमें एलीट भी अच्छी नहीं मिली, हमारे यहाँ द होस्ट हैज बिकम द पैरासाइट। सबसे नाअहल निकम्मी एलीट है हमारी। वरना आप देखें, आप किसी को भी उठा के देख लें, आप रिलीजियसली देखने आप स्टार्ट करें। मैं कल सूरह यूसुफ पढ़ा था। हजरत यूसुफ वाज ब्रॉट अप इन द हाउस ऑफ अ गवर्नर, रॉयल अपब्रिंगिंग, पार्ट ऑफ द एलीट। देन ही गॉट थ्रोन इनटू द डंजन एंड एवरीथिंग। बट उनकी जो पूरी टीन ईयर्स हैं जिसमें वो ग्रो अप कर रहे हैं, शुरू की हार्डशिप के बाद 7-8 साल के बाद, वो पूरी उनकी टीन एज गुजरी है एक रॉयल उसमें। मूसा ब्रॉट अप इन द पैलेस ऑफ फिरौन। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो सबसे बड़े खानदान के आदमी थे। दुनिया में सारी तब्दीलियां बड़े खानदान के पावरफुल फैमिलीज के लोग लाते हैं। हमारे यहाँ यही लोग मुआशरे को तबाह कर रहे हैं। अच्छा, ये भी फैक्ट है कि बड़े लोग ही खराबी भी कर रहे होते हैं, लेकिन बड़े लोगों में से ही कुछ लोग निकलते हैं जो कहते हैं यार नहीं, तो हमें लीड करने वाले आपके ख्याल में वो उधर से ही आएंगे, वो उधर से, क्योंकि वो ताकतवर होते हैं। आप ये देखें, जो एक्सेस आपकी बच्ची के पास है या मेरी बच्ची के पास है, वो है एक क्या हमारी बच्चियां, हम और आप उसी तरह जज किए जाएंगे अबाउट द वे वी स्पेंट आवर टाइम ऑन दिस प्लैनेट। हमने जिस तरह इस दुनिया में अपना वक्त गुजारा, मैं और आप उसी तरह जज किए जाएंगे जिस तरह एक बंदा जो आम बेच रहा है, अभी चौसा आम बेच रहा है सड़क पे। यकीन करेंगे ऐसा नहीं होगा। हमारे लिए बिल्कुल एक अलग पैरामीटर्स होंगे, अलग सवालात होंगे, अलग जजमेंट होगी। तो जो एलीट सेक्टर है, जो लीड कर रहा है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा है और वही निकम्मे। आप बताएं, आप हमारी एलीट का किसी भी मौजू पे, चाहे वो अभी आपने देखा जेंडर गैप की जो स्टडी आई है, 148 मुल्कों में 148वां नंबर है हमारा। 148 मुल्कों में 148वां नंबर है। किसी का कोई ट्वीट देखा आपने, किसी मेजर पॉलिटिशियन का, किसी रिलीजियस लीडर का, किसी का भी देखा? मसला क्या है राबिया, ये जो सिस्टम है ना, इसमें जो कोई भी ग्रो कर रहा है ना, देखो दिस इज व्हाई आई फील कि जब टेक डिसरप्शन आती है ना तो चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। तो अभी एक चांस है, अभी एक दरवाजा खुला है चंद दिनों के लिए कि एक नई एलीट बने, तो मुझे उनसे उम्मीद है। पुरानी एलीट से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, फॉसिल फ्यूल्स वाली एलीट से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, सुपर स्टोर्स वाली एलीट से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे उस एलीट से उम्मीद है जो अभी इंस्टाग्राम पे और अमेजोन पे और BYD और EV वाली एलीट है, इलेक्ट्रिक एलीट है। पुरानी एलीट से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। नई एलीट क्यों हुआ कि अभी एक मौका मिला, एक दरवाजा खुला है। जब टेक डिसरप्शन होती है ना तो एक नई क्लास, सोशल इकोनॉमिक क्लास ऊपर तेजी से आती है।
तो मुझे उनसे उम्मीद है। मुझे ये पुराने लोगों से, ये किस चीज़ पे आज तक इन लोगों ने कभी सच का और हक का साथ दिया? किस चीज़ पे? आप रिलीजियस टॉपिक्स ले लें, हमारा बेसिक मसला क्या है कि हमारे अंदर ना हम वही बुज़दिल हैं। हम हर उस चीज़ पे बात करते हैं जिसको कहने से हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा कारोबार वैसे ही चलता रहेगा, हमारी ज़िंदगी वैसे ही चलती रहेगी। हम वो बात करें, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो बिलउमूम हमारी एलीट अगर एलीट बनती है, तो वो फॉस्चियन बार्गेन्स करके ही बनती है, उन तमाम अनासिर के साथ, उन तमाम ईवल्स के साथ शादियां करके, रिश्ते जोड़ के बनती है। फिर वो जब बन जाती है, वो कहती है अब मैं इनके खिलाफ कैसे बात करूं? ऑफ कोर्स नहीं करते। अब आप जेंडर की बात करें, मतलब कब मिंबर से खवातीन के लिए बात होती है? मुझे आप बताएं। अभी फिर बात हो जाएगी कि मैं क्रिटिसाइज कर देता हूं। आप बताइए, अभी इतना बड़े बड़े मसाइल हुए हैं, राइट, खवातीन को लेके, सना यूसुफ इंक्लूडिंग। हमारे जो मुफ्ती आजम पाकिस्तान है, उन्होंने सिर्फ ट्वीट किया कि 18 साल से कम उम्र पे शादी की इजाज़त होनी चाहिए। क्या क्या क़यामत नहीं गुजर गई, क्या क्या क़यामत नहीं गुजर गई, लेकिन आपने इस चीज़ के बारे में ट्वीट किया। मसला क्या है? आप लोग कहते हैं टोन डेफ है। नहीं, टोन डेफ नहीं है। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को प्लीज़ करना चाहते हैं। उनको पता है ताकत यहाँ पे है। उस ताकत को प्लीज़ खुश रखो, उसको नाराज़, अपनी बेस को नाराज़ मत करो। लोग अपनी बेस को नाराज़ नहीं, उनकी एक बेस है जिस पे चल के चढ़ के वो एक जगह पहुंचे, उस बेस को नहीं नाराज़ करेंगे। ये प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा रिलीजियस मसला ये है कि अल्लाह ताला हमें किसी बेस की को फॉलो करने की बात नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह, हक के साथ खड़े हो जाओ। ये हमारे साथ प्रॉब्लम है। पॉलिटिक्स को छोड़ दें यार, पॉलिटिक्स में तो सब डंडियां मारते हैं, सब कुछ करते हैं, वो छोड़ दें, वो गंदा गेम है। लेकिन मैं उसके अलावा बात कर रहा हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे, अब ये बात जो है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन एक प्रॉब्लम जो मैं यहाँ आइडेंटिफाई करना चाहूँगी, जो मुझे फील होता है, जैसे अभी सना यूसुफ वाला केस हुआ, इसके अलावा मैंने आपको और बहुत सारे केसेस जो है वो गिना दिए, मीनार पाकिस्तान, F9 पाक, सब केसेस ही बन के रह जाते हैं। मोटरवे जो ज़ाहिर जाफर का केस था, ज़ाहिर जाफर का केस था। ये आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी चीज़ का असर जो है वो ख़त्म हो गया है? एक मुर्दा कौम की तरह, एक मुर्दा दिल की तरह इंसिडेंट होता है, वक्ती गुस्सा होता है, थिंग्स मूव ऑन। क्या ऐसे ही होता है हर सोसाइटी में, या ये हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम है? और यही तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वी नेवर फाइंड अ सोल्यूशन। हमारी सोसाइटी, डॉक्टर अली शरीयती थे, ईरान पे भी शायद हम बात करें। डॉक्टर अली शरीयती वाज सॉर्ट ऑफ लाइक थॉट लीडर फॉर इमाम खुमैनी। वो इमाम खुमैनी ने भी उनसे बड़ी इंस्पिरेशन दी। डॉक्टर अली शरीयती का एक ज़बरदस्त कोट है कि जब एक कौम तबाह होती है तो उसके सारे वर्टिकल्स तबाह होते हैं। मतलब वो एग्जांपल इस तरह की किसी ने मुझे दी कि अगर एक लिफ्ट हो और उस लिफ्ट में एक जर्नैल हो, एक मुफ्ती हो, एक कप्तान हो, एक ताजिर हो, एक जज हो, और वो लिफ्ट नीचे जा रही हो, तो सभी नीचे जा रहे हो। हमारी लिफ्ट नीचे जा रही है। एक और भी एग्जांपल है कि जब हम अपनी क्रिकेट को क्रिटिसाइज करते हैं, तो आप उसको आइसोलेशन में जो है वो नहीं देख सकते यार। बिल्कुल सही जो बाकी सारी जगहों का मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क का तबाह, और आप उम्मीद क्रिकेट मेरी खड़ी रहे। हाँ, खड़ी है। कैसे रहेगी खड़ी? वो वहीं से क्रिकेटर्स आते हैं ना, क्रिकेटर उसी कौम से आते हैं। इट इज रन बाय दोस पीपल। और एक आप टैलेंट इज ओवररेटेड भैया। टैलेंट एक उतना ही एवरेज है जितनी बाकी चीजें एवरेज है। बिल्कुल उतनी एवरेज है आप, स्ट्रिक्टली एवरेज। अच्छा, थोड़ा सा आ जाते हैं करंट उस पे आ जाते हैं, रिजीम पे, क्योंकि आपसे बात जो है वो टाइम का जो है वो पता नहीं चलता है। 2024 के इलेक्शन के बाद तो फरहान साहब ऐसा लग रहा था कि जो है ये हुकूमत ज़्यादा नहीं चल सकेगी, मैंडेट इनके पास है नहीं, इकोनॉमिक हालात आपके सामने थे कि क्या हालात हैं, फौज के पास ताकत तो थी लेकिन मकबूलियत जो है वो नहीं थी। लेकिन आज 1.5 साल बाद ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं। आपको लगता है कि बदली है? चाहे हम इकोनॉमिक इस्तेहकाम की बात करें, मैंडेट, जैसे आप अभी स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, मैंडेट की अगर हम बात करें तो जो कोर्ट से उम्मीदें थी कि शायद जो है वो रिजल्ट्स में कोई तब्दीली आ जाएगी, ऐसी तो कोई उम्मीद अब नज़र नहीं आती। और फिर चेरी ऑन टॉप जो है वो इस हुकूमत के लिए ये थी इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसके बाद जो है वो ताकत के साथ मकबूलियत में भी इजाफा हो गया है। तो लग रहा है कि आपको ये अगले 3 साल जो है वो भी इसी तरह सुकून से ही हुकूमत गुजार लेगी? ये
खुशी की बात नहीं है, ये एक अफसोस की बात है कि हम मुल्क की तारीख को इसी हिसाब से देखते हैं। 3 साल और निकल जाएंगे हमारे, 2 साल निकल गए यार, 1 साल और निकल गया। ये इस 3 साल को देखने का ही नतीजा है कि पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा हुआ है। आप बात कर रही हैं राबिया, इसमें कोई शक है कि पाकिस्तान अपने सबसे ज़्यादा फाशिस्ट वक्त से गुजरा है? मैं आपको बताता हूँ। 2 इंतहाई हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट पॉडकास्ट पे आए। अंबर खैरी, हेरल्ड की, 80s और 90s में उन्होंने ज़बरदस्त काम किया, उन्होंने भी किताब भी लिखी है, और गाजी सलाउद्दीन, एडिटर द न्यूज़ के। मैंने उन दोनों से पूछा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है उस ज़माने का ना। इन लोगों ने अपने करियर स्टार्ट किए हैं 60s, मतलब गाजी साहब ने तो अपना करियर अय्यूब के माशाल्लाह में स्टार्ट किया। और मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने गाजी साहब, लोग अक्सर कह रहे हैं कि ये सबसे बुरा दौर है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं यार, इससे बुरा दौर पहले गुजर चुका है। कैसा दौर है ये? हैंड्स डाउन दोनों ने कहा नहीं भाई, ये हमारी जिंदगी में हमने ऐसा वक्त नहीं देखा। मैंने कहा अच्छा क्यों कह रहे हैं आप? अच्छा, दोनों ने एक बात की, अलग अलग दिन इंटरव्यूज हुए, दोनों ने मुझे बोला कि फरहान 60s में, इवन भुट्टो का दौर भी बहुत बुरा था सहाफत के लिए और उसके लिए, 70s में, 80s में, देयर वाज अ मेथड टू द मैडनेस। मतलब मैंने एक काम किया, उस काम पे मैं अरेस्ट होऊंगा, मुझे पता है जब मैंने ये लाइन क्रॉस की अब मैं अरेस्ट होऊंगा। उस अरेस्ट होने के बाद मैं 3 दिन के लिए जेल जाऊंगा, चौथे दिन मेरी जमानत हो जाएगी, 5वें दिन मैं घर पे आ जाऊंगा। या एक सेट कोर्सेस थे, आपको पता था ये करूंगा तो ये होगा, फिर ये करूंगा तो there was certainty about the outcomes। पता था ना ये होगा, मैं ये कर रहा हूं तो अब ये होगा, ये होगा, ये। कह रहा भाई अभी तुम गायब हो जाओगे, कोई हो सकता है मार भी दिए जाओ। कह रहे यार ये तो बहुत खौफ, there is no method to the madness, there is no law। Rabia, you don't understand how dangerous this is for this country। There is no law, it is the law of the powerful। Anyone can become powerful। आप बात कर रही हैं उस दिन उसको सलमान फारूकी, बड़ा बैश किया जी लोगों ने, बड़ा बैश किया, ओ सलमान फारूकी गुंडा बदमाश, इसको मतलब उसको क्रूसिफाई कर दो उसको। हाँ कर दो। सलमान फारूकी क्या कर रहे? उसी दिन पंजाब के अंदर एक बाय इलेक्शन हो रहा था जिसमें मैस रिगिंग की इतलात आई। मैं वहां मौजूद नहीं हूं, हमारे पास नहीं टीम नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा मैस रिगिंग हुई है और वो इलेक्शन फॉर्म 47 की तरह ही का इलेक्शन हुआ। मैंने इन दोनों चीजों को बोला, मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा जब तक इलेक्शंस चोरी होते रहेंगे सलमान फारूकी आते रहेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है राबिया? प्रिंसिपल एक है, मैं ताकतवर हूं, मैं जो चाहे करूं। जब आप ताकतवर हैं और आप बोलते हैं कि मैं, देखिए इलेक्शन से देखिए मैं आपको बताता हूं, ट्रंप के इलेक्शन ने अमेरिकन डीप स्टेट को टर्मोइल में फेंक दिया। इस वक्त जो आप दुनिया में और अमेरिका में केओस देख रहे हैं ना, एलए में फसादात, फ्लोरिडा में फसादात, पूरे अमेरिका में मसाइल ही मसाइल। वो उसने एक बेवकूफाना फौजी परेड कराई, वो देखा वो परेड में कैसे बोर्ड लग रहे हैं फौजी, मतलब मुझे तो लग रहा था कि वो निकल के कोई थूक ना दे उसकी तरफ, इतने ज्यादा नाराज लग रहे थे वो। दे डिडंट, बिल्कुल लग रहा था उनका कोई दिल नहीं है उस परेड में। देयर इज अ मेस इन अमेरिका, और उस मेस का रिजल्ट आप पूरी दुनिया में देख रही है। गज्जा चल रहा था, यूक्रेन की वॉर और इंटेंसिव हो गई, पाक इंडिया वॉर हुई, अब ईरान फलस्तीन, पूरी दुनिया में आग लग चुकी है। क्योंकि कहना ही चाह रहा हूं, अमेरिकन डीप स्टेट डिड नॉट वांट ट्रंप टू कम इनटू पावर। वो नहीं चाहते थे कि डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिका का 47वां सदर बने, लेकिन उन्होंने इलेक्शन रिग नहीं किया। अब वो जो कर रहे हैं, लेकिन वो किसी सर्कल के अंदर ऑपरेट करते हैं। हमारे यहाँ कोई सर्कल ही नहीं, कोई वॉल्स हैं, कोई एक वो बना हुआ है। मकसद कहने का ये, आप देखिए आप अपने घर के अंदर भी ऑपरेट करते हैं ना राबिया, तो आप बच्चे को, आप अपने किसी बच्चे से नाराज हो गए, आप एक हद तक चीजों को लेके जाते हैं ना, आप कहते हैं यार ये मैं नहीं करूंगा, इसको डिसिप्लिन करने के लिए ये नहीं कर सकता मैं, इसकी बहुत ज्यादा प्राइस है। क्योंकि देखिए इट्स नॉट पॉलिटिक्स, इट्स फिजिक्स। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और ये होगा, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और वो आपको देखने पड़ेंगे। आपने 3 साल की बात की, आपने कहा 3 साल का हम जो है वो लेते हैं। मैं इसलिए भी 3 साल का पूछ रही हूँ क्योंकि मैं इसको खान साहब से भी रिलेट जो है वो करना चाहती हूँ। इस इंडिया पाकिस्तान वॉर का ऐसा लगता है कि वो एक कोलैटरल डैमेज है। आपको लगता है कि उनके लिए हर किस्म की आसानी जो है वो अब इट्स नॉट देयर ऑन द कार्ड्स? नहीं, मैं ऑपोजिट देख रहा हूँ। आई नो, नहीं
मैं अपोजिट देख रहा हूँ, ट्विटर खुल गया है, हम्म, खुला हुआ है अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुला रखे। एक्स वो खान साहब की मुलाकातें हाँ। हो रही हैं राबिया, उससे तो 1.5 महीने पहले कोई मुलाकात नहीं हो रही थी। अलीमा खानम से कहाँ मुलाकात हो रही थी खान साहब की? लेकिन वो तो मुलाकातें अब वो नहीं हो रही थी, ऑन एंड ऑफ लेकिन हो हो नहीं जाती रही है थी, ना। हो नहीं रही थी। देखिए खान साहब का ट्विटर एक्टिव हो गया है, और किस किस्म के खतरनाक खौफनाक बयानात आए। मुझे तो लीनियंसी नजर आई है, मुझे तो और मैं समझ नहीं पा रहा कि लीनियंसी क्यों है, क्योंकि नाउ अपेरेंटली द अदर साइड इज अपेरेंटली मोर पावरफुल। तो उधर वो किस किस्म के बयानात दे रहे हैं इमरान खान साहब, सख्त तरीन, लेकिन वो बयानात किसी ना किसी तरह से बाहर आ रहे हैं और वो फिर छप भी रहे हैं और उस पर बातें भी हो रही हैं, चाहे वो फील्ड मार्शल बनने वाली का रिएक्शन हो। बाय द वे खान साहब भी खान साहब हैं। हाँ, बिल्कुल, हाँ। उनको वो कहते हैं ना, वो एक हदीस है कि जो खामोश रह गया वो निजात पा गया। वो निजात नहीं पाना चाहते। वो 24 घंटे से ज्यादा जो है वो ये नहीं कर सकते कि वो खामोश रहे। तो नहीं, लेकिन मसला ये कि उससे 1-1.5 महीने पहले अगर आप देखें ना, तो बिल्कुल खामोशी थी। किसी की मुलाकात आपको याद होगा राबिया, आप देख लें इसको। बिल्कुल, हाँ। तकरीबन 4 to 6 वीक्स का एक बिल्कुल साइलेंस पीरियड था। yes. तो मैं तो एक्चुअली हैरान हूं, मुझे नहीं पता लोग उसको देख क्यों नहीं रहे। खान साहब की तरफ से भी तुंदो तेज बयानात हैं, यहाँ पे ताकत भी ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन सख्ती उस तरह की नजर नहीं आ रही। लाजिम बात है, लोग बोलेंगे मुझे क्या पता, हमें और आपको लोग बैश करेंगे, और क्या सख्ती चाहते हो, लोग गर्मी में बिठाया हुआ है ये, लेकिन वो तो बेचारे 2 साल से गर्मी में बैठे हुए, 2 साल से जो हो रहा है वो हो रहा है। बट मुझे तो समझ नहीं है, मुझे इस लीनियंसी की वजह समझ में नहीं आई। आपको लगता है वजह ये भी हो सकती है कि आप इतने सिक्योर्ड हैं आफ्टर दिस होल इंसिडेंट के दे आर लाइक करते रहें जो करना है? ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है हमारे मुल्क में कभी? हाँ, वैसे होता तो नहीं है। हाँ, हमारे मुल्क में एक लफ्ज है, तुन के रखो। तुन के रखो। हमारे मुल्क में ये नहीं होता बॉस, यू नो दैट। अच्छा, ये आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ अ प्लान का लफ्ज अरेंजमेंट। कुछ अरेंजमेंट्स हैं मेरे ख्याल से जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें, लीनियंसी और सब कुछ है। मुझे ये लगता है, आई थिंक अरेंजमेंट, और ये कोई लोकल ब्रोकर्ड अरेंजमेंट नहीं है। अच्छा, हाँ, मुझे ये लगता है, दैट्स व्हाट आई फील। और अरेंजमेंट लीनियंसी की हद तक ही बस है? पता नहीं मुझे। जो देखिए राबिया, मैं एक बार बता दूं, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम ना अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, लेकिन आज भी बड़े बड़े जो हमारे जर्नलिस्ट हैं ना, वो पुरानी खबरों के बारे में मुकम्मल उस वक्त ये हुआ था, लेकिन जब वो होने वाला था ना, किसी को पता नहीं चलता। हाइंडसाइट पे हर कोई, बादियों नजर में हर कोई आइंस्टाइन होता है ना। मैं तो ये पहले ही कहता था। नहीं, आप ये बताएं अभी क्या होने वाला है। मैं इसकी एग्जांपल बताऊं, रेमंड डेविस जब इस मुल्क से निकला था ना राबिया, किसी मुल्क के न्यूज रूम और किसी सहाफी को पता नहीं चला था। जब वो जहाज पे टेक ऑफ कर गया ना, उसके बाद रेमंड डेविस चला गया। इस मुल्क में जो हो रहा होता है ना, अभी भी तो बड़े बड़े सहाफियों ने कहा कि खान साहब आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, ईद पे आ रहे हैं, ईद से पहले जब वो बाहर आ रहे होंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। ईद से पहले, हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो ये क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान की वॉर की मैंने बात की, आपके ख्याल में इसका इंटरनली एक्सटर्नली तो हमने देख लिया कि क्या हुआ, हमें बड़ी पजीराई मिली इंटरनेशनल कम्युनिटी में, कश्मीर इशू वापस से जो है वो आ गया ग्लोबल स्टेज पे, हमने इक्वेट करने लगे इंडिया पाकिस्तान को साथ, और ये वो जो भी था। इंटरनली बताएं फरहान साहब, हैज़ एनीथिंग चेंज्ड? कोई शिफ्ट आया है? देखिए, सिर्फ एक शिफ्ट है, और वो शिफ्ट हमेशा से आ जाता है। आपके यहाँ का एक पॉलिसी टेम्परामेंट है, वो 3 से 4 साल से ज़्यादा नहीं होता, हवा बदल जाती है। खान साहब के खिलाफ भी जो ये सेंटिमेंट बदला था, जो 2015-16 में खान साहब के हक में हवा चली, वो बदली कब? 20 में बदल गई। 20 से बदल गई थी, यू नो दैट राइट। क्योंकि लोगों को, मैं राबिया आपको पता है शायद, पता नहीं मैंने आपको बताया नहीं बताया कि 2022 में जनवरी में जब मार्च वगैरह हो रहा था, तो एक अदद सर्वे करवाया गया था समा के अंदर। पब्लिश नहीं हुआ सर्वे करवाया गया था अपने मनपसंद क्या कहते हैं उसको, रिसर्च, जो सर्वे करने वाली जो कंपनी होती है, उनके जरिए अपने मनपसंद अजला में। यहाँ अपेरेंटली पीटीआई की पॉपुलैरिटी कम थी। ये पता नहीं मैंने बात पहले कभी बताई नहीं बताई, और नवीद सिद्दीकी विल टेस्टिफाई टू दिस, बिकॉज हम दोनों प्रिवी हैं। खुरम बारी, मैं, नवीद सिद्दीकी प्रिवी हैं इसके, कि टॉप मैनेजमेंट ने एक सर्वे कराया। उस सर्वे तो उस ज़माने में बहुत बात हो रही थी, गेज करने की बहुत कोशिश हो रही थी कि खान साहब पॉपुलर है कि नहीं है। और वो जो हमारी टॉप मैनेजमेंट थी, वो किसके लिए गेज कर रही थी, वो आप खुद 1+1 कर लें। तो वो गेज करने की कोशिश की। तो
उस सर्वे के नताइज वो नहीं थे जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इसका मतलब, उसका रिजल्ट ये होता, मतलब फॉर एग्जांपल उस सर्वे में आया कि खान साहब हाइट ऑफ, मतलब उस वक्त याद है जनवरी 2022, मीडिया इज लाइक ऑन अ रैम्पेज अगेंस्ट इमरान खान, उधर कोई लॉन्ग मार्च, कभी कुछ। तो सर्वे का उस बहुत ही कस्टमाइज सर्वे का जो नतीजा आया कि खान साहब 39% पॉपुलर है, नवाज शरीफ उस वक्त भी 36% पॉपुलर था। अच्छा, इमरान खान वाज नॉट इवन, मतलब, लेकिन उसको कहते हैं कि एरर ऑफ, क्या कहते हैं उसको, राउंड ऑफ एरर, 2.5 से 3% का राउंड ऑफ एरर हो सकता है। तो आप सेफली ये कह सकते हैं कि बदतरीन सर्कमस्टांसेस में इमरान खान और नवाज शरीफ तकरीबन बराबर हो गए, तकरीबन बराबर, वरना एक्चुअल रिजल्ट में वो ज्यादा थे। वो सर्वे ऑनर नहीं हुआ समां पे। अच्छा, हाँ, रोक दिया गया। मेरे ख्याल से एक जेन्युइन परसेप्शन था इमरान खान अनपॉपुलर हो चुका है, एंड दैट परसेप्शन वाज क्रिएटेड थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ एंड द मीडिया ऑफ पाकिस्तान, एंड अगेन बिकॉज द मेन स्ट्रीम मीडिया हैज बीन आउट ऑफ सिंक, आउट ऑफ टच ऑफ द ग्रास रूट्स ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज हैपनिंग ऑन टिकटॉक्स। उनको पता ही नहीं थी कि टिकटॉक पे क्या हो रहा है, फेसबुक पे क्या हो रहा है, यूट्यूब पे क्या हो रहा है। उन्होंने पूरी दयानतदारी के साथ गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन की, एंड आई थिंक इट वाज बेस्ड ऑन दैट रॉन्ग इंटेल दैट खान साहब वाज डिस्पोज्ड ऑफ। इट वाज अ रॉन्ग इंटेल, और इसका आप नतीजा इसमें देख सकते हैं कि खान साहब को अपनी उस चीज़ का इतना, उन्होंने वफादारी कितनी निभाई कि उन्होंने आज तक भाजपा को हटाने की बात नहीं की। खान साहब इतने बड़े रेबेल हैं, इतने ही बड़े, बाद में जो भी हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन खान साहब ने हटा देते भाजपा को, उनको 1.5 महीने पहले से पता था। खान साहब डिड नॉट वांट टू फ्रैक्चर द रिलेशनशिप टू अ पॉइंट वेयर आई कैन नॉट मेंड इट, ही न्यू दैट। उनको पता था मुझे दोबारा काम करना पड़ेगा, भाजपा नहीं तो किसी और आर्मी चीफ के साथ। तो खान साहब काम तो करेंगे, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ उस तरफ से वो ये समझते थे कि ये जनरली अनपॉपुलर है, जेन्युइनली अनपॉपुलर समझते थे। और क्या आपको लगता है कि इस वक्त नून लीग के जेन्युइनली अनपॉपुलर होने में किसी को शक है? ये कितने दिन आप एक्सेस बैगेज उठाएंगे? कितने में, कितने, तो वो फैसल वावडा साहब कहते हैं ना, लाशें हैं, लाशें हैं, लाशें हैं, लाशें। फैसल वावडा के गले में भगवान बोलता है ना। हाँ, वो ऐसे बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं, लेकिन इट्स ऑब्वियस आप कितने दिन तक कैरी, और जितना स्ट्रॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट खुद फील करेगी उतनी लेस जरूरत उनको नून लीग की फील होगी। सो आई थिंक दिस इज व्हाई नून लीग ने जल्दी जल्दी कहा नहीं सर, आप हम बनाएंगे, आपको 5 स्टार देंगे, ये देंगे, वो देंगे। आई डोंट थिंक it was something that was required from the army chief. मुझे ये बताएं, इमरान खान की आप बात करते हैं, बहुत बात करते हैं, you think इमरान खान को डील कर लेनी चाहिए और क्या वो करेंगे? इमरान खान साहब डील करके क्या करेंगे? हुकूमत में आएंगे? नहीं है, ये इक्तदार की जंग नहीं है। इमरान खान साहब हुकूमत में आकर अपनी सारी लेगेसी तबाह कर देंगे। इमरान खान साहब हैज प्रूवन टू बी अ वेरी मीडियोकर पॉलिटिशियन। ही हैज टर्न्ड इनटू अ थॉट लीडर। वो एक थॉट लीडर टाइप की चीज़ बन गए हैं। उनसे वो हुकूमत वो नहीं रन कर सकते, ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। उनको कैबिनेट पिक करना नहीं आती। मतलब आप मुझे एक बात बताएं, अभी तो आप देख रही है सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। अली अमीन गंडापुर की भी लॉयल्टी और उस चीज के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल। मतलब इमरान खान ने 3-4 सीएम्स पिक किए, कोई एक बंदा जेन्युइन नहीं पिक कर पा रहे हो। तो इमरान खान इसको रहने ही दे मेरे ख्याल से। नहीं, वो रहने दें या नहीं, ये तो हमारा व्यू हो गया, चले। हाँ। क्योंकि उनकी करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन उनकी ये जंग, उनकी ये फाइट एट द एंड इमरान खान सर झुका के लिए है कि नहीं है? इमरान खान सर झुका के तो अडियाला जेल से बाहर नहीं आएंगे। आना तो आ जाते राबिया। I think he will go all the way. He will go all the way. राबिया देखें, अगर जबकि नोइंग है, एक चीज मैं ऐड कर दूं कि इसमें उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो अपने सपोर्टर को कुछ भी बेच देते हैं ना, लेकिन नहीं बेच पाएंगे, और वो सपोर्टर यकीन भी कर लेता है, और इसकी कई एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। नहीं राबिया, मैं आपको बताऊं, इमरान खान इज नॉट द रीजन ऑफ द वेव। इमरान खान इज राइडिंग अ वेव। लोग समझते हैं ये तब्दीली इस मुल्क के थॉट के अंदर, डिस्कोर्स में ये तब्दीली इमरान खान लाया। इमरान खान वाज एट द राइट टाइम एट द राइट पॉइंट एंड ही रोड द वेव। उन्होंने उस लहर की सवारी की है, उस घोड़े की सवारी की है, उस बदमस्त घोड़े की सवारी की है जो सोशल मीडिया की सूरत में इस कौम में और नॉलेज की सूरत में इस कौम के नौजवानों के पास पहुंच चुका था। वो स्मार्ट इनफ थे, उन्होंने बोला नहीं अच्छा दिस इज द फ्यूचर। वो इन्वेस्ट कर रहे थे फ्यूचर पे। उन्होंने कहा अच्छा ये इस तरफ जा रहा है। इमरान खान खुद भी चाहें तो इस वेव को ख़त्म नहीं कर सकते।
खत्म करेंगे तो इमरान खान पॉलिटिकली खत्म हो जाएंगे, आप देख लेंगी। तो उनके पास कोई बहुत ज्यादा चॉइसेस है नहीं। एंड ही अंडरस्टैंड्स द He वेव he राइट फ्रॉम द स्टार्ट, he जिस तरह com- से यूथ को उन्होंने एंगेज किया he या completely हाँ। understands that। उसमें उनकी अपनी एरोगेंस भी है, उनका उनका अपना एक जिद है, वो भी है। और दूसरा एक शूडनेस, पॉलिटिकल शूडनेस भी है कि ये वेव, मिफ्ता इस्माइल साहब आए, बैठे हुए थे, कहने लगे फरहान भाई अगर 28 में भी इलेक्शन होते हैं, 27-28 में, तो वो इलेक्शन भी खान का है, और जो 33-32 में होते हैं वो इलेक्शन भी खान का है। उसके बाद हमारा कोई चांस बने। मैंने उनकी पार्टी के बारे में पूछा, मैंने कहा आपकी, कह रहे भाई हम लोग तो उसके बाद वाले इलेक्शन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी नस्ल जो है, ये इलेक्शंस तो हम नहीं जीत पाएंगे, मतलब सिंपल मेजोरिटी अकेले खान साहब ले लेंगे, वो किसी को भी खड़ा करेंगे वो जीत जाएगा। तो इस तरह का जो पर्सपेक्टिव, आप क्यों 6 महीने के लिए, उसको मिलेगा क्या इमरान खान को इसको डील करके? जेल की सख्ती से जान छूट जाएगी, और क्या मिलेगा? लेकिन आपका जो बड़ा एक मकसद होता है, उसके लिए वक्ती डील करना में नहीं, मकसद क्या है आपका? कोई हर्ज नहीं है ना। मकसद क्या है? स्पेस लेना, ताकि आपको तो स्पेस तो मिल मिले ही ना। जाएगी। पाकिस्तान में भाई अयूब खान भी 68-66 में खत्म ही हो गए थे ना, 58 में आए थे, खत्म ही हो गए। सबसे पावरफुल ऑल माइटी जनरल थे, चले गए थे। याया खान भी चले गए, जिया भी चले गए, चले ही जाते हैं ना, पीपल्स पार्टी खत्म हो गई। अब तो निजाम जिस तरह से उन्होंने अपने फेवर में मजबूत कर लिया, मुश्किल ही लगता है कि कोई चला जाए और स्पेस निकल आए। एग्जैक्टली 2019 मी एंड शहजाद इकबाल वी वाज चैटिंग, और उस जमाने में एक फार्मूले की बात हो रही थी कि 22 तक तो बाजवा साहब हैं, उसके बाद आ जाएंगे फैज साहब, फिर फैज साहब रहेंगे, 10 ईयर प्लान। 2028 तक इमरान खान साहब की कुर्सी मजबूत थी और हम एक 10 ईयर प्लान की बात कर रहे थे। और जब ये बातें होती है ना, उसके अगले 6 महीने के बाद ही जो हुआ, और हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम बहुत जल्दी भूल ये जो 10 ईयर प्लान याद दिलाया, वाकई हो रही थी। हाँ बिल्कुल, एंड जस्ट रीसेंट राइट बॉस। हमारे मुल्क का टेम्परमेंट कुछ भी करने का नहीं है। हमारे मुल्क में नहीं है टेम्परमेंट। अच्छा, क्योंकि देखिए आप एक वक्त देखिए, लोग पाकिस्तान को इजिप्ट से कंपेयर करते हैं। पाकिस्तान इज नो इजिप्ट, पाकिस्तान इज नो चाइना। हम वैसे हैं नहीं, हम बहुत डिवाइडेड नेशन है बॉस। और अब पंजाब फ्रैक्चर्ड है, आप ये बात समझ लेनी जी। अच्छा ये बताएं, 9/11 के बाद हमने देखा एक न्यू, मैं कहूँगी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर काइंड ऑफ आ गया। 7 अक्टूबर के बाद भी कहते हैं कि बहुत सारी चेंजेस आई। रीसेंट हम जो देख रहे हैं, क्योंकि हम ताकतवर और इसकी बात कर रहे थे, इजराइल ने जो है हर तरफ एक जो है ना अफरा तफरी जो है वो मचाई हुई है। जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल और ईरान का, इसको आप कैसे देखते हैं? इस पैराए में कि ईरान का रिएक्शन या रिस्पॉन्स किस तरह का था, एंड हाउ विल दैट अफेक्ट पाकिस्तान ऑल्सो? परसेप्शन की बात कर रही है, रियलिटी की बात कर रही है? आप दोनों की बात कर लें। परसेप्शन की वॉर में आजकल हर कोई अपने घर में जंग जीत जाता है। अब आपको जंग जीतने की जरूरत नहीं है, आपको अपने घर वालों को ये बताने की जरूरत है कि मैं जंग जीत गया। जैसे इंडिया कर रहा था, जैसे इंडिया कर रहा था, जैसे हर कोई करता है। हमको ये बताना, हमें एक्चुअली कुछ होना और उस चीज का परसेप्शन क्रिएट होने में फर्क होता है। सोशल मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा जबरदस्त गुबार उड़ाया हुआ है, उस गुबार में आपको सच वच, तो मैंने कहा जितने मिसाइल चले उससे ज्यादा फेक न्यूज चल रही हैं, जितनी गोलियां चली हैं उससे ज्यादा फेक न्यूज चल रही हैं। अच्छा, ये मुझे अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। तो फिर आप, क्योंकि आप बहुत क्रिटिसाइज करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को भी, और आप कहते हैं कि इररिलेवेंट हो गया एज कम्पेयर टू डिजिटल, अब आ गया ये इंडिया पाकिस्तान वॉर में द रोल दे प्लेड। इंडियन मीडिया ने तो किया, तो उस पर हम क्रिटिसाइज भी हमने किया और हमने देख लिया क्या किया उन्होंने, बट द रोल पाकिस्तानी मीडिया प्लेड, हाउ वुड यू रेट दैट आल्सो? नहीं, इंडिया के मुकाबले में तो वी वर सेंट्स, हम औलिया अल्लाह थे। हम औलिया अल्लाह थे सारे, नहीं थोड़ा सा हम कैरेट अवे हो गए थे। देखिए इसीलिए वॉर हिस्टेरिया कहा जाता है। हिस्टेरिया क्या होता है कि जब आप पागलपन का शिकार हो जाते हैं, आपके नॉर्मल सेंसेस खत्म हो जाते हैं, उस वक्त सच की जरूरत नहीं होती। वो कहते हैं ना, बस मुझे वो सुनना है जो मुझे सुनना है। लेकिन लीड भी किया ना मेन स्ट्रीम मीडिया ने, एज अपोज टू इलेक्शन जो हमने देखा उसमें सोशल मीडिया कर रहा था, बट एज अपोज टू दैट हमने देखा यहाँ पे एक इस बिग इवेंट। देखें क्यों? क्योंकि एक बड़ा इवेंट था, बड़े इवेंट। जितना सोशल मीडिया की मसल अभी छोटी है, वो वॉर्स के स्केल के ऊपर चीजों को कवर नहीं कर सकता अभी। उसके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया ही क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा। यार ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है और उसमें मुझे बहुत कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। देखें, क्योंकि मैं अगर बहुत ज़्यादा हकीकत पसंदाना बात करूंगा, चलें दोनों बात करते हैं। पहले हकीकत की बात करते हैं, फिर थोड़ा सा ईमानी जज्बे से सरशार गुफ्तगू करते हैं। हकीकत की बात यह है कि इसराइल टेक्नोलॉजिकली
और ताकत के लिहाज से इस पूरे रीजन की सबसे ताकतवर जगह वो है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। हमारे एक दोस्त दुबई में एक एग्जीबिशन में गए, तो वहाँ एक इजरायली स्टार्टअप आया हुआ था। उस इजरायली स्टार्टअप ने के पास वो अपने एक डेमो दे रहे थे, तो वो एक इनर सर्कल में बात हो रही थी। तो उन्होंने बोला यार हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम दुनिया में किसी भी आदमी का डेटा पूरा कच्चा चट्टा आपको बता देंगे। अच्छा। उसने ऐसे बोला, उसने मेरा बताओ, अपना फोन नंबर दिया। They had all the data of that random guy they met for the first time. Oh my सब God. कुछ था उसके पास, सब कुछ था। They had everything. So सबसे पहले इस बात को समझे, इसराइल के पास दुनिया के सबसे ज्यादा जो स्टार्टअप्स है ना पर मिलियन पीपल, वो इसराइल से निकलते हैं। यूनिकॉर्न्स, $1 billion कंपनीज, ठीक है। ये सिर्फ जंगजू, जालिम, खूनखार भेड़िए नहीं है इसराइली। ये इंतहाई शातिर, होशियार लोग हैं। इन्होंने डिसमेंटल किया है ईरान के पूरे नेटवर्क को पहले, एंड नाउ दे हैव गॉन फॉर द हेड। कैसे? ईरान का एक पूरा नेटवर्क था ना, कहां से कहां तक था? हिजबुल्ला, लेबनान, सीरिया, यमन, a bit in Iraq, and then पूरा एक ईरान का पूरा एक शिया क्रेसेंट था। ईरान की हमेशा से पिछले 40 साल से, खुमैनी के बाद से पॉलिसी रही थी कि प्रॉक्सीज के जरिए दुनिया भर में बिल्कुल हम करेंगे, कार्रवाइयां करेंगे। हम शिया सुन्नी भाई थे इस तरह ना। तो ईरान, अच्छा हम तो सिर्फ एक तरफ डायरेक्शन में काम कर रहे थे, 2 डायरेक्शन में। ईरान उधर ना सीमा पार पता नहीं कहां कहां गया हुआ था। और ईरान की वो पूरी चीज वाज ड्रिवन बाय द शिया क्रेसेंट। उन्होंने लेबनान में हिजबुल्ला को डिसमेंटल किया, ओब्लिटरेट किया। उन्होंने यमन में हौथियों को खत्म किया। उन्होंने सीरिया से बशार अल असद को भगाया। ही वाज बैक्ड बाय ईरान। सारी जगह से डिसमेंटल करते 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 नाउ दे हैव कम टू ईरान। सो इजराइल इज मेथोडिकल, देयर इज अ प्लान गोइंग ऑन। ठीक है। अब ये पेजर बॉम्बिंग याद है आपको? अब ये मतलब आप कितने डिलूजनल होंगे उस सोफिस्टिकेशन की कार्रवाई को देखने के बाद कि आप औ में ना आ जाए। मतलब आपको नहीं मरूब होना चाहिए, लेकिन आप क्या कहेंगे इस पे? इट्स लाइक बॉन्ड, जेसन बॉन्ड की कोई फिल्म है, मिशन इम्पॉसिबल। मतलब आपको मतलब वो जो दुबई में असैसिनेशन की, द प्रिसिजन ऑफ देयर ऑपरेशंस। मोहसिन फखरीजादे, who was the अब्दुल कदीर खान ऑफ ईरान, 2021 में पूरे ऑन्टोराज के साथ निकला है। न्यूक्लियर फैसिलिटी से घर जा रहा है, सबब में उसका घर था। एक ट्रक खड़ा है, उस ट्रक के ऊपर एक ऑटोमेटिक वेपन माउंट है, और उस वेपन को चलाने वाला कोई नहीं है वहां। उस पर एक कैमरा लगा है, वो कैमरे के साथ एक सैटेलाइट इंटरनेट डिवाइस है। उस डिवाइस और उस कैमरे के अंदर फेशियल रिकग्निशन है। वो गाड़ी, चलती गाड़ी में रिकग्नाइज करता है वो कैमरा मोहसिन फखरीजादे को, और मोहसिन फखरीजादे को उस सैटेलाइट के जरिए गोली चलाई जाती है, और ठक ठक, और कोई नहीं मरता। बीवी बच्चे भी साथ हैं और दूसरे लोग भी साथ हैं, सिर्फ मोहसिन फखरीजादे। बिल्कुल। मतलब आप प्लीज, मतलब डिल्यूजन से फायदा नहीं होगा कि हम जज्बे। और अभी अपार्टमेंट वाले जो वो था, उनके जो मल्टीपल टियर, एक टेक सुप्रीमेसी, टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी, दूसरी सुप्रीमेसी इंफॉर्मेशन सुप्रीमेसी। वो जड़ों में बैठे हुए ईरानी सोसाइटी की। यार कल कार बॉम्बिंग कर रहे थे, कार बॉम्बिंग्स करके उड़ा रहे हैं। मतलब हाइट ऑफ वॉर में जब वो ईरान को, तो उनके लोग तेहरान, मशहद, मेजर सिटीज के अंदर आराम से ऑपरेट कर रहे हैं, बम तैयार कर रहे हैं, और उनके न्यूक्लियर साइंसदानों की गाड़ियों में वो बम फिट कर रहे हैं। मुझे बहुत हमदर्दी है ईरान के साथ, और मुझे बहुत प्यार है अपने ईरानी भाइयों के साथ, लेकिन यार ये रियलिटी को भी तो देखें। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जब हमारा मुसलमानों का टाकरा हुआ ना रोमन्स के साथ, तो एक मसला हुआ। मसला क्या हुआ कि द रोमन्स दे हैड यूरोपियन हॉर्सेस। नाउ यूरोपियन हॉर्सेस आर बिग। मुसलमानों के पास अरबी घोड़े थे। अरबी घोड़े होते हैं छोटे
और एजाइल। ओके। तो जज्बा ईमानी के साथ साथ मुसलमानों के पास एक वॉर मशीन थी, अरबी घोड़े, जो कि उन यूरोपियन घोड़ों से बहुत तेज मनूवर करते थे और एजिलिटी के साथ वो जितनी देर में एक यूरोपियन घोड़ा इधर से मुंह उधर दिखता था तो मुसलमान घोड़ा उसके 4 चक्कर काट लेता था। सही। सो वी हैड एन एडवांटेज, वी हैव ऑलवेज हैड, ये हमेशा हुआ है कि साथ साथ अल्लाह के नबी ने खंदक क्यों खोदी, इट वाज अ वॉर स्ट्रैटेजी। उन 10 सहाबा को ओहद पे क्यों माउंट किया था, इट वाज अ वॉर स्ट्रैटेजी। हम मतलब अल्लाह के नबी, और जब वो स्ट्रैटेजी में फुकदान आया तो मुसलमानों को उसकी प्राइस पे करनी पड़ी। हम पता नहीं हम क्या सहाबा से बड़े कोई चैंपियन ईमानी कैफियत है हमारी। राबिया 95% एक्यूरेसी है आयरन डोम की और स्लिंग, डेविड स्लिंग की। मतलब अगर आप उस पर 100 गोलियां चलाएंगे तो वो 95 गोलियों को नाकारा बना देगा। तो राबिया 3 या 4 वीडियोस आई हैं, 5-6 वीडियो, 10, आपने 1000 रॉकेट चलाएंगे तो 100 रॉकेट तो लग जाएंगे उनको, 50-100 रॉकेट। कितने हजार रॉकेट चला देगा ईरान? आप अंदाजा लगा लें, उनके 200 लोग मरे ईरान में तकरीबन, उससे ज्यादा, और वहां पे 13 कैजुअलिटीज। ये है इस वक्त सूरत हाल। तो ठीक है, फिर ईरान उतना पावरफुल ही नहीं है ना जितना इजराइल है। इट्स नॉट, इट्स वी कांट से इट्स देयर फेलियर और दे डोंट वांट टू डू इट और दे आर नॉट डूइंग इट। नहीं, मेरा नहीं, ईरान हैज ऑलवेज बीन चैलेंजिंग इजराइल। देखिए, हमने हमेशा इंडिया को मुंह दिया है, पाकिस्तान ने हमेशा बोलता भाई इंडिया के दांत खट्टे कर देंगे और ये कर देंगे। हम ना, इंडिया से हमारा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान ने कभी अमेरिका को नहीं चैलेंज किया। तो आप जब एक दुश्मन के साथ पंगा ले रहे होते हैं तो आपको उस दुश्मन की एक थ्रेट असेसमेंट होनी चाहिए ना, कि यार ये मेरा दुश्मन है, तो आप उसके हिसाब से अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करते हैं। अगर पिछले यूरेनियम एनरिचमेंट की बात कर लेते हैं, पिछले 30 सालों से करें नहीं करें, कर देते हैं नहीं कर देते हैं। कहते हैं ना, इनडिसीजन इज द वर्स्ट डिसीजन। But is it indecision or is it like, is it because of if you wanted a bomb, you should make the bomb and get over and done with it. If you don't want a bomb, then don't make a bomb and decide. The problem here is कि आपने अपने इस प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए हमेशा चीज़ों को एंगेज करने का, आपने एंगेज भी रखा है उनको। आपने इजराइल को, और वो दुश्मन है आपके, वो जालिम जाबिर बिल्कुल। देखिए, मैं इस वक्त बिल्कुल मुसलमान और यहूदी के लिहाज से बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि 2 लोगों की लड़ाई हो रही है। क्या ईरानी बहादुर हैं? बेशक बहादुर हैं। क्या गैरतमंद हैं? यकीनन गैरतमंद हैं। क्योंकि इसराइल, हमारे यहाँ तो इसराइल के खिलाफ मुजाहरा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, हाँ, हमारे यहाँ तो इसराइल के खिलाफ मुजाहरा, पीएसएल के अंदर, पीएसएल के अंदर फलस्तीनी झंडा नहीं लहरा सकते हम, तो हम तो छोड़ दें। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल गैरतमंद हैं, बिल्कुल बहादुर हैं, हमसे ज्यादा बहादुर हैं, हमसे ज्यादा गैरतमंद हैं, लेकिन प्रिपेयर्ड नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है। एंड स्पेशली फॉर एन एनिमी लाइक इजराइल। इजराइल इज लाइक अमेरिका। आप इजराइल के साथ लड़ रहे हैं, इसका मतलब है अमेरिका और यूरोप से, दोनों से एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप देख चुके हैं कि रशिया ने अमेरिका और यूरोप के साथ पंगा लिया है थ्रू यूक्रेन, और रशिया पिछले 3 सालों से फंसा हुआ है। तो आपको देखना चाहिए कि यार रशिया भी नहीं डील कर पाया इनसे, तो मैं कैसे डील करूंगा? तो फिर आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज, या तो आपको, भाई देखें, इस सूरत में पाकिस्तान के पास क्या डिटरेंट है? न्यूक्लियर है ना। वो अभी बार बार ट्रम्प बोलता है भाई दे वुड हैव गॉन न्यूक्लियर। हम बोलते हैं भैया हमारे पास ये एक पटाखा है, हम ये चला देंगे भाई। हम ज्यादा लड़ाई वड़ाई नहीं कर सकते आपके साथ। तो फिर ईरान को वही पटाखा बना लेना चाहिए था अपना, कि यार मेरे पास ये है बॉस, बस। तो उससे फिर जैसे नॉर्थ कोरिया, उससे कोई बात भी नहीं करता। Where does Pakistan stand in this? Awkward position. Confused. Extremely confused. Pakistani establishment has always been very close. मैं उर्दू में बोलता हूँ, पाकिस्तानी अशराफिया और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट अमेरिका से हमेशा बेतहाशा करीब रही है, और पाकिस्तानी अवाम हमेशा इसराइल के बेहद मुखालिफ रही है। बिल्कुल, हाँ। तो और अभी ऑलरेडी हमारी एस्टैब्लिशमेंट एक ऐसे दौर से गुजर रही है जब वो खुद एक अनपॉपुलरिटी बहुत शदीद अनपॉपुलरिटी के दौर से गुजरी है, और अभी पाक भारत जंग के बाद उसको थोड़ा सा सुकून का सांस मैसर हुआ है। तो अब ये फिर दोबारा पंगा खड़ा हो गया। तो अब उनके लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन है कि हम किधर जाएं और किधर नहीं जाएं। बहुत मुश्किल सिचुएशन। ओके फरहान साहब, जब हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, एक और बड़ा अजीब सा फैक्टर जो इसमें नजर आया है वो है ट्रम्प का इंटरेस्ट। उनका इंटरेस्ट एक तो पीस डील कराने में,
और इतना ज़्यादा कराने में कि जिस तरह से उन्होंने बार बार इसकी बात की है, उन्होंने बार बार इसका क्रेडिट लिया है, जबकि हम तो खैर कुछ भी नहीं है, हम तो मान लेते हैं हाँ उन्होंने कराया है, हमारे एलाय हैं और हम हमारी उनकी क्या मेहरबानी। औकात है। लेकिन इंडिया जो है वो इसको मानने से बेचारे बार बार इनकार करते हैं, बार बार जो है वो एम्बेरसमेंट होती है। आई थिंक सबसे बड़ी हार ही मोदी की इस वक्त ये नजर आ रही है कि ट्रम्प ने जो है डील करा दी है, लेकिन ट्रम्प साहब जो हैं वो काफी खुश हैं इस डील करा के। इसकी 2 या 3 लेयर्स हैं। एक तो ये आपको समझना पड़ेगा, जैसे हमने पहले बात की थी कि एक डीप स्टेट वर्सेस ट्रम्प अलग बैटल चल रही है। ठीक है। अच्छा, और फिर एक ट्रम्प का अपना एक ऑपरेशन है। एक चीज जो लोग अक्सर इस पे अब चूंकि वाज़ेह हो जानी चाहिए, उस वक्त नहीं थी। ट्रम्प ने शायद 36 दफा ये बोल दिया, लाइक आई स्टॉप द वॉर, आई स्टॉप द न्यूक्लियर वॉर, मिलियंस वुड हैव डाइड, हाँ लाखों लोग मर जाते, मैंने रुकवा दी, मैं और मुझे कोई क्रेडिट न्यूक्लियर नहीं होने देता। वाला था, हाँ, वो ना बिल्कुल। वो इस डिसग्रंटल्ड अब्बू की तरह है घर में, मैंने इतनी मेहनत की तुम लोगों के लिए, आज मुझे कोई इसका कुछ भी, मुझे क्या मिला ये सब करके। ट्रम्प क्या मांग रहे हैं? क्या आप सोचें ना, ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज चाहिए क्योंकि बराक ओबामा नोबेल विनर है, वो अमन का नोबेल इनाम जीत चुके हैं। ट्रम्प अपने आप को देखिए, बराक ओबामा ने एक डिस्ट्रप्शन की थी अमेरिकन पॉलिटिक्स में, और वो एक प्रेसिडेंट थे जिनको नोबेल गलत मिला सही मिला उस बहस में नहीं जाते थे, उनको नोबेल पीस प्राइज मिला। ट्रम्प को एक शदीद कॉम्प्लेक्स है ओबामा के उस न्यूक्लियर नोबेल पीस प्राइज का। अच्छा, ट्रम्प को चाहिए नोबेल इनाम। ट्रम्प को ने इसीलिए ट्रम्प ने आके जब बोला था कि आई विल एंड ऑल द वॉर्स, तो ये इसी, अच्छा इसमें 2 चीजें थी। एक तो ये थी कि ही वांटेड, वो एक आइसोलेशनिस्ट, वो अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी में जाना चाह रहा था। उसने बोला भाई डीप स्टेट की पूरी दुनिया में गन फैली हुई थी, सही है वो पता नहीं, वो एक मैंने एक बुक पढ़ा था, उसमें आया कि एक सेनेट हेयरिंग हुई, हिलरी क्लिंटन ने आगे बात की, तो जो उसको एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे ने ब्रीफिंग दी, तो उसमें किसी मुल्क में ना अमेरिकी फौजी थे, तो सब बैठे हुए देख रहे, कह रहे इस मुल्क में हमारे फौजी थे। मतलब पॉलिटिशियंस को ये पता भी नहीं होता है अमेरिकन पॉलिटिशियन कि हम कहाँ हैं। तो जहां जहां हैं वो, तो डीप स्टेट चाहती है कि अमेरिका दुनिया भर में अपना फुटप्रिंट रखे और पंगे चलते रहे। ट्रम्प की पॉलिसी ये है कि भाई अमेरिका पे फोकस करो, इसको फिक्स करो, यू नो। तो एक तो ये भी था, लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि वो चाह रहा था कि यार ये यूक्रेन रशिया पे तो मेरा लेवरेज है। अच्छा, वो बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल करता है, आई हैव लेवरेज, आई नो द आर्ट ऑफ डील, आई हैव अ लेवरेज। ट्रम्प अपने आप से बहुत मोहब्बत करते हैं और अमेरिकी आवाम भी उनसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन वो मोहब्बत उनके लिए काफी नहीं, वो चाहते हैं पूरी दुनिया मुझसे मोहब्बत करे। और वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि जितना भी प्यार करो उनको कम पड़ जा रहा है ट्रम्प को। सो ट्रम्प बेसिकली उसका प्ले ये है कि वो ओबामा की लेगेसी को सुपरसीड करने के लिए वो नोबेल प्राइज पीस प्राइज देना चाहते हैं। उसके लिए वो यूक्रेन रशियन वॉर तो खत्म नहीं करा सके, इधर इसराइल और इधर फड्डा और बढ़ गया। देखिए आप देखिए, उन्होंने इसराइल को भी मना किया था, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था डिड यू वार्न इसराइल अगेंस्ट अटैकिंग ईरान, और उन्होंने कहा यस आई डिड, आई टोल्ड देम इट्स इनअप्रोप्रिएट। लेकिन क्या हुआ, इसराइल ने फिर भी हमला कर दिया, तो इसराइल ने नहीं सुनी। इसराइल तो उनका बिगड़ा हुआ बच्चा है ना, वो तो नहीं, वो कह रहा है वो नहीं सुनेगा। वो अमेरिकन डीप स्टेट ने गो अहेड दिया, वरना ये मुज़ाकरात तो चल रहे थे ना, संडे को भी होना था, चल रहे थे। अच्छा, इसकी पहली सो एक तो ये हो गया। दूसरा एक चक्कर क्या जो मुझे नजर आता है, इंडिया की तकरीबन $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, हो गई है। इंडिया की इकॉनमी हर साल जिस अमाउंट से बढ़ती है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के पूरे साइज से ज्यादा है। ठीक, मतलब हमारी पूरी इकॉनमी का साइज है $400 बिलियन और इंडिया की इकॉनमी एक साल इस अमाउंट से बढ़ जाती है। ठीक है। सो इंडिया की एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं राबिया उसमें नहीं जाते, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत पॉवर्टी है, बहुत मसाइल हैं, बिल्कुल ठीक है। उनके रफाल हमने गिरा दिया, उसको चले बिल्कुल हुआ है, लेकिन उनकी इकॉनमी तगड़ी है। ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन, he needs things for America and for himself, and he is very open about it. मतलब उसने $600 मिलियन का जहाज ले लिया कतर से, जो वो 2029 में प्रसाद कर ले जाएगा। He's very खुला है। किसके पास है ज्यादा देने के लिए ट्रम्प को? हमारे पास क्या है ट्रम्प को देने के लिए इकोनॉमी में? अच्छा, तो ये हमारे पास जो ये मिनरल्स का और बिटकॉइन का और ये चल रहा था कि ट्रम्प का इसमें इंटरेस्ट है एंड दैट्स व्हाई ही इज फोकसिंग सो मच ऑन पाकिस्तान। 2-3 दफा तो पाकिस्तान का नाम ले लिया ट्रम्प ने। दैट नाम मेरा ये रीडिंग है, दैट नाम वो जो पाकिस्तान को एज अ लेवरेज यूज कर रहा है टू गेट अ बेटर डील फ्रॉम इंडिया। अच्छा,
ओके वो पाकिस्तान दिखाएगा, स्टिक एंड कैरेट। वो दिखा रहा है इंडिया को और मोदी को पाकिस्तान, पाकिस्तान वो ज़बरदस्त मुल्क है और ये और वो है, लेकिन एक्चुअली ही वांट्स अ बेटर डील फ्रॉम इंडिया। ट्रम्प का एक बड़ा टिपिकल स्टाइल है, जब वो हैंडशेक करता है कैसे करता है, खींचता है ना, ही इज वेरी बेलिजरेंट। तो वो जिससे उसको कुछ चाहिए होता है ना उसको रगड़ता है। उसने यूक्रेन के सदर के साथ क्या किया था, उसको उसके साथ मिनरल्स डील चाहिए थी, रगड़ लाता ना उसको। वो जिसको नहीं रगड़ता ना, इसका मतलब कुछ चाहिए ही नहीं, उसको उससे कुछ नहीं चाहिए, वो उसको कुछ दे नहीं सकता। उसको इंडिया से चाहिए और मुसलसल इंडिया को रगड़ता है, सुबह उठता है कॉफी पीता है इंडिया को एक चमाट, बिकॉज ही नीड्स समथिंग फ्रॉम इंडिया। उसको जिस दिन नरेंद्र मोदी ने वो चीज, जिसमें से एक चीज तो दे दी है, जीरो टैरिफ तो कर दिया है, लेकिन आई थिंक ही वांट्स मोर, ही वांट्स बेटर एक्सेस, मे बी समथिंग इवन कोई जाती सतह के ऊपर भी हो सकता है, कोई चीजें हो जो कि वहां पे उसको चाहिए हो। जिस दिन उसको वो चीजें मिल गई, आप ट्रम्प साहब को देखेंगे कि वो इस मामले में बिल्कुल खामोश हो जाएंगे और वो पलट जाएंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है नहीं। राबिया, $3 ट्रिलियन की बिटकॉइन इकोनॉमी है, कितने बिटकॉइन माइन करेंगे आप? और 7-8 सेंट के ऊपर बिटकॉइन फीजिबल ही नहीं है। हाँ। और आपको IMF ये करने नहीं देगा। आपकी इकोनॉमी 1.7% से बढ़ रही है यार, यू आर इन नेगेटिव ग्रोथ बेसिकली, आपका LSM माइनस है, आपकी मेजर क्रॉप्स माइनस है, आप क्या देंगे अमेरिका को? अपने ही हालात जो है आप क्या देंगे अमेरिका मुश्किल से संभल रहे हैं। You have got nothing So to do. you think they have more interest in India? But having said that, आप जो ये कह रहे हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज का फोमो जो उनको हो रहा है, बट हाइंडसाइट में तो ये फिर एक अच्छी चीज ही है कि उनको नोबेल पीस प्राइज का जो है वो फोमो है, ताकि वो हाँ, हमारे लिए अच्छा है। हाँ, मतलब हमारे लिए अच्छा है, मतलब पाकिस्तान से हमदर्दी कोई नहीं, हम बेनिफिशियरी हैं। But with the supporters also when he was coming and campaigning, तो उनको एक एंटी वॉर जो है वो समझा जाता था as compared to Democrats. Yes. तो इसका मतलब that जिस भी रीजन की वजह से, बट ही इज, लेकिन उनके सपोर्टर्स के लिए जो वॉर वो दिखा के आए थे कि इसको मैं खत्म करूंगा, यूक्रेन रशिया वॉर, वो नहीं खत्म हुई। और दूसरा आपको एक बात मजे की बताऊं, इजराइल के बारे में अमेरिका के अंदर सपोर्ट के 2 लेयर्स हैं। जो जरा उमर रसीदा रिपब्लिकन्स और कांग्रेसमैन वो हैं, लॉ मेकर्स हैं, वो प्रो इजराइल हैं, और जितने यंगर सेनेटर्स हैं और कांग्रेसमैन हैं, वुमेन हैं, वो एंटी इजराइल हैं भाई। मार्जरी टेलर ग्रीन इंतहाई एक शदीद राइट विंग की ट्रम्प सपोर्टर खातून है, सेनेटर भी हैं शायद, या कांग्रेस वुमन है। उन्होंने इजराइल की जंग में नाराजगी का इजहार किया है। ट्रम्प का बेस नाराज है इस वक्त ट्रम्प से कि क्या हो रहा है भाई, ये इजराइल ने सुनी क्यों नहीं तुम्हारी, तुमने तो मना किया था। सो ये है वो इंटरनल बैटल जो, और देखिए इन द लॉन्गर इन द लार्जर फ्रेम ऑफ थिंग्स, पाकिस्तान इंडिया की बैटल अमेरिकन उसकी बेस को उतनी मुतासिर नहीं करती जितना उसको रशिया, यूक्रेन या इजराइल, ईरान मुतासिर करता है। सो उसको अगर जो बिगर, अब उसको वो दोनों प्राइज नहीं मिल रहे हैं तो वो कह रहा है मैंने यहाँ की जंग खत्म कर दी। हाँ, एंड देन इन रिटर्न ऑब्वियसली ही ऑलवेज वांट्स अ बिजनेस डील और अ ट्रेड डील और अ नोबेल प्राइज। हाँ, और अ नोबेल प्राइज। अब जेन जी के बारे में जो है वो बहुत ज्यादा बात करते हैं। मैं तो हर जगह सुनती रहती हूँ बड़ा टैलेंट है, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो ये है, हमारे पास यूथ है, हमारे पास यंग वो हैं। क्या, व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट, कंसिडरिंग द फैक्ट जो फैक्ट्स नजर आते हैं कि 2.5-3 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, जो स्कूल में बेचारे जाते भी हैं उनको जिस किस्म की नाकिस तालीम जो है वो दी जाती है, हमारा लेबर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो अनट्रेंड है। कहाँ है ये यूथ, कौन सी यूथ है जो टैलेंटेड है? वाकई हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान में टैलेंट है, ये एक परसेप्शन है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। Really? हाँ, अब लोग मुझसे इस बात पे बहस करते हैं कि पोटेंशियल है। हाँ। मैं पोटेंशियल को टैलेंट नहीं मानता। क्या आप पायलट बन सकती हैं? यकीनन बन सकती हैं, लेकिन क्या पायलट हैं? नहीं। रियलिटी की बात करें ना, जो है, हाँ, जिसकी कोई मुझे कोई एम्पेरिकल एविडेंस नजर आए, मैं ये बात कह रहा हूं। तो क्या पाकिस्तान में टैलेंट है? टैलेंट मेरी नजर में एम्पेरिकल एविडेंस जब कोई चीज शो करने लगती है, मतलब एक बच्चा है, उसे कह रहे हैं यार ये हार्वर्ड जाएगा, इसमें हार्वर्ड जाने का टैलेंट है, तो हम देखेंगे ना कि यार इसके मैट्रिक में, इंटर में या ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में ग्रेड्स अगर आए तो मैंने हाँ यार टैलेंट है, इस बच्चे में टैलेंट है, इसने ओ लेवल्स में सारे स्ट्रेट एज लिए, ए लेवल्स में स्ट्रेट एज लिए, हाँ इसमें टैलेंट है।
मेरे पास वो ग्रेड्स, वो प्रूफ नहीं नजर आ रहा उस टैलेंट का कि ये किस चीज़ का, क्योंकि राबिया आप किसी भी फील्ड को उठा के देख लें, शोबिस को उठा लें, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ देम, ग्रेट रिस्पेक्ट, बट दे आर नॉट नेसेसरी, लेकिन वो उस शायद उस जगह पे नहीं है जहाँ वो लीड रोल्स करें। हमारे इस वक्त एक जो अदाकार हैं हमारे जो लीड रोल्स में, हुमायूं सईद एंड माहिरा खान, वो शायद अब उम्र के उस हिस्से में नहीं है जहाँ पे उनको एक खलंडरे रोम कॉम्स टाइप के रोल में आना चाहिए, लेकिन पीछे कौन है? बट है नहीं कोई। कोई है ही नहीं, तो वही लोग आए जा रहे हैं। मतलब पुराना जाएगा तो नया आएगा ना, या जो भी है, नया आएगा तो पुराना जाएगा, जो भी आप समझ लें। शोबिज में नहीं है, पॉलिटिक्स में देख लें आप, कोई नजर नहीं आ रहा आपको। क्रिकेट आपके सामने है, रिलीजन आपके यहाँ सबसे ज्यादा मदारिस हैं, कौन से थॉट लीडर्स पैदा हो रहे हैं आपके पास जो इस नए दौर के लिहाज से चीज़ों को लेके चलें? कॉमेडियंस हो गए, अनवर मकसूद कौन है नया, अहमद फराज कौन है नए, ज़िया मुहिउद्दीन कौन है, उमर शरीफ कौन है? कोई भी नहीं। सो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कहने के लिए कि आपके पास टैलेंट है, क्योंकि अगर आप जब टैलेंट की का ख्याल ना आपके अंदर एक कॉम्प्लिसेंसी लाता है, हाँ मैं बड़ा टैलेंट है, फिर आप ठंडे हो जाते हैं। प्लेंटी एंड पीस ब्रीड कावर्ड्स, ये जो ना बड़ा टैलेंट है, ये है प्लेंटी माइंडसेट है ना, मेरे पास बड़ा टैलेंट है, टैलेंट है तो फिर तो मुझे कुछ अल्लाह की मनोसलवा उतरेगा, मैं खुद ब खुद कुछ कर लूँगा। इमरान खान साहब खुद ये बहुत तकरीर करते हैं, बड़ा टैलेंट है। इमरान साहब में खुद कौन सा टैलेंट था सिवाय इसके कि वो एक खूबसूरत इंसान थे, हैंडसम इंसान थे, जो उनकी जेनेटिकली आ गया था, उसमें उनका कुछ क्या टैलेंट था? ही हैज हैड टू स्ट्रगल इन एवरीथिंग ही हैज डन इन हिज लाइफ, whether it's cricket, whether it's education, whether it's speech, किस तरह बात करता था वो शख्स यार, बिल्कुल हर चीज को आप उठा के देख लें। सो ही हैज, वो मार खा खा के एक जगह पहुंचा हुआ है। लेकिन आप बोलते हैं ना टैलेंट बहुत है, कहाँ है भाई टैलेंट? जब आप टैलेंट बोलते हैं ना, आप प्रोसेस को इग्नोर करते हैं, बोलते प्रोसेस छोड़ो, इसको ले आओ, कुछ भी। देयर इज नो प्रोसेस। जिस मुल्क में सिस्टम्स और प्रोसेसेस नहीं होते, उस मुल्क के अंदर कोई तरक्की नहीं होती। उसमें तुक्के लगते हैं, तो कभी अरशद नदीम जैसा तुक्का लग जाता है, पे ही रह रहे हैं, तो अरशद नदीम तुक्का लग गया ना, अब ऑल ऑफ अ सडन, अब बताओ, अब ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ जैवलिन के अंदर। लेकिन क्या, अगर स्क्वॉश की एग्जांपल है, जहांगीर खान जहांगीर के बाद क्या हुआ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप टैलेंट पे भरोसा करते हैं तो ये होता है, प्रोसेस और मेथड आपको नजर आ जाता है, जो कि नजर ही नहीं आ रहा ना। मेथड, कोई प्रोसेस। अच्छा, some quick questions, sure, if you're ready. yeah. डिजिटल मीडिया या टीवी? डिजिटल मीडिया। जेन जी और जेन अल्फा के लिए बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बुक्स या डिजिटल मीडिया? क्रेडिबल डिजिटल मीडिया। रफ्तार का कंपटीशन कौन है? रफ्तार खुद ही है। बहुत मॉडेस्ट जवाब दिया आपने। मन को तो लगता है। ओके चले, फेवरेट डिजिटल मीडिया चैनल? फिर मॉडेस्ट होने का आपको जो पाकिस्तानी बताऊं? जो भी बता दें आप, क्या? I like what Johnny Harris does. I think he's good. I like him. Okay. I don't know if you see this, but डकी भाई और रजब भट्ट में से बेटर कंटेंट क्रिएटर कौन है? कभी कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा। Any एक क्विक आप वो दे सकते हैं अपना व्यू ऑन फैमिली व्लॉगिंग? लोग देख रहे हैं, वो बनाएंगे, जब जो कोई बिकती है वो चीज लोग बनाते रहेंगे। जियो और ARY में कौन ज्यादा क्रेडिबल है? जियो क्रेडिबल है ज्यादा, मरवाएंगे आप। You didn't take a second to answer this. जियो ज्यादा क्रेडिबल, इसकी रीजन है जियो की अंदर एक पूरी पेडिग्रीड एडिटोरियल, मतलब समटाइम्स इट इज सो हैवी कि ब्यूरोक्रेटिक हद तक एडिटोरियल कंट्रोल्स हैं। लेयर पर लेयर है ना एडिटर्स की, जो 30 साल 40 साल 20 साल 25 साल से एडिटोरियल प्रोसेस के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं। तो ऐसे इसमें क्रेडिबिलिटी तो आती है, गलती हो जाती होगी, लेकिन वहाँ मुझे दूसरी तरफ मुझे ऐसी कोई लेयर नजर नहीं आती बहुत ज्यादा। बिलावल भुट्टो मरियम से ज्यादा बेहतर पॉलिटिशियन है? इतना सोचेंगे आप? I don't think so. I think they're both the same. Both the same?
अच्छा, इमरान खान नवाज शरीफ की तरह डील नहीं करेंगे। यार ये तो फोरकास्टिंग है, हम्म ये मेरी राय क्या है, ये तो फोरकास्टिंग है। नवाज शरीफ की तरह तो डील नहीं की है उन्होंने। ओके, ठीक है। शहबाज शरीफ 5 साल पूरे करने वाले पहले वजीर आजम बन जाएंगे। मतलब पिछले 2 ये साल term। और ये 3 हाँ, साल, या हाँ, एक पूरा टर्म? हाँ, एक पूरा नहीं। टर्म। नहीं, अच्छा, एक जरदारी सब पे भारी, आपको भी यही लगता है? नहीं। नहीं, ओके। अच्छा, ये बताएं कि आप क्योंकि जो है वो डिजिटल मीडिया में जेन जी रफ्तार बहुत पॉपुलर है, बड़ा आपका कनेक्शन रहता है जेन जी के साथ। ये कुछ टर्म्स हैं, मैं आपको टेस्ट करूंगी अल्लाह। कि कितना आपका जेन जी से Oh my कनेक्शन है। God. यस, सो लेट्स सी हाउ मच यू नो। कैप, आई नो दिस, मुझे पता था ये। कैप इज किसी चीज को इम्पोर्टेंट किसी चीज को इम्पोर्टेंस नहीं जी, रॉन्ग, शॉर्ट फॉर्म ऑफ लाइंग। लाइंग, हाँ। अच्छा, Sorry. चलें, फैम, नहीं पता। colleagues, anyone who's just अच्छा, like अच्छा, family. family, Yeah, a short form of that. अच्छा, ghosting. घोस्टिंग, भाग जाना किसी चीज से। हाँ, okay. हाँ। Ignore someone. इग्नोर, हाँ, इग्नोर, ही इज घोस्टिंग मी। Yeah. हाँ। अच्छा, ये IRL. इन रियल लाइफ। Yeah, वाह भाई फरहान साहब। पूकी. पूकी, क्यूटी। Yeah. अच्छा, gas. हाँ। Gas. आई थिंक आई न्यू दिस वन, नहीं याद है। Cool or awesome. हाँ। Okay. Riz. रिज इज कैरिज्मा। Charisma. कैरिज्मा इसका शरीफाना। Okay. Drip. I knew this, I've forgotten. Someone with distinct and confident fashion sense. Yes. Salty. Salty, Tanzia. She's being very salty. Yeah. Okay. तीखी बातें कर रही है। Okay. ठीक है। Delulu. Yeah, Delulu is the only Sululu. Delulu is the elite of Pakistan. Okay. ठीक है, ये भी सही है। ये तो मुझे खुद भी नहीं पता एक्चुअली। Stan. Stan is fan. फैन, बिल्कुल। Stan अच्छा, counts. अब ये आपके साथ मैं गेम खेलने लगी हूँ, ठीक है? इट्स अ वेरी क्विक थिंग, यू हैव टू पिक अमंग दीज, ठीक है? हु इज अ बेटर करंट अफेयर शो एंकर? वी स्टार्ट विद तलत हुसैन या गरीदा फारूकी? इट्स अ गेम, यू हैव टू पिक वन। Talat. तलत और नदीम मलिक? Nadeem. ओके। इतना अपने न्यूज़ इंडस्ट्री में टाइम गुजारा है तो ये गेम तो आपके लिए ही बनी है ये। ओके, नदीम एंड महर बुखारी? Meher. ओके। महर और डॉक्टर शाहिद मसूद? Meher. महर और शाहजेब खानजादा? Oh God. Oh God. That's a tough one. Meher. ओके। महर और मुबश्शिर लुकमान? हाँ, Meher. महर और आसमा शराजी? Meher. महर और काशिफ अब्बासी? Ah. I think Meher has got a better content. काशिफ की जुगतें और कट्स मजे के होते हैं, लेकिन कंटेंट वाइज आई थिंक मेहर हैज गॉट अ बिट मोर डेप्थ. ओके। महर एंड वसीम बदामी? वसीम बदामी द एंटरटेनमेंट होस्ट और वसीम बदामी द करंट अफेयर? नहीं, मेहर. महर, ओके। महर और मुनीब फारूक? क्या कर रही हैं आप, मेहर को जिताना चाह रही हैं? अच्छा, महर और शहजाद इकबाल? नहीं, शहजाद is doing the best show right now. शहजाद Okay. is doing the best current affair show right now. शहजाद इकबाल और कामरान शाहिद? नहीं, शहजाद. शहजाद और कामरान खान? शहजाद. शहजाद और सुहेल वड़ाइच? शहजाद. शहजाद और मंसूर अली खान? शहजाद is credible. शहजाद और हामिद मीर? शहजाद. Oh, so Shahzad wins the game. Shahzad, no, it's not because because Shahzad is credible. He takes that very. इस वक्त ये गोल्ड है. इस वक्त क्रेडिबिलिटी जितना मिस इन्फॉर्मेशन है, इट्स गोल्ड है. शहजाद के साथ आप कोई भी चीज तरह अटैच नहीं कर सकते कि जिसमें. And that's very rare right now. इस वक्त है ही नहीं. ठीक, thank you so much, Farhan. You're welcome. Thank you so Pleasure. much for joining. Pleasure.